चलो, तो बेटा हमने आपसे पहले बाई डी एस सी का हमने डेरिवेशन कर लिया था, ठीक है। कहाँ डार्क फ्रिंज बनेगी, कहाँ ब्राइट फ्रिंज बनेगी, और फ्रिंज की विड्थ कितनी होगी, कितनी डिस्टेंस पे बनेगी, सब कुछ निकाल लिया था, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर जो रेज आ रही थी उसमें से जो वेव्स जा रही थी उसमें किसी एक वेव्स के बीच में, एक वेव के बीच में मतलब एक साइड में अगर हम एक ग्लास स्लैब रख दें तो क्या इंपैक्ट आएगा, क्योंकि ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, स्पीड ऑफ लाइट को कम कर देता है, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा समझ लो, ठीक है, उसी के बाद हम सीधा YDSC में एक और डेरिवेशन दे रखा है कि जब आप क्या रख दोगे, ग्लास स्लैब पुट कर दोगे, ठीक है। तो पहले सुनो, मान लेते हैं ये एक रे जा रही है, दोनों पैरेलल रे हैं, ठीक है। इनकी फिलहाल जो स्पीड है वो v है या c बोल सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट से चल रही है दोनों, ठीक है। मैंने इसके बीच में एक ग्लास स्लैब रखा, मान लेते हैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, इसमें स्पीड c तो नहीं होगी, स्पीड बदल जाएगी, तो मान लेते हैं इसमें स्पीड है v, ठीक है। और इसको पूरा ट्रबल करने में t टाइम लग रहा है। ऐसे रुक जाओ पहले, वैसे इसकी ना विड्थ जो है, इसकी जो चौड़ाई है, इसकी जो चौड़ाई है जिसमें से रे पास होगी उसकी चौड़ाई कितनी है, t चौड़ाई है, ठीक है। अब आप कंफ्यूज नहीं होना है, t चौड़ाई में मान रहा हूं, ठीक है। जनरली बुक में t ही लिखा हुआ है तो t विड्थ भी मैं मान रहा हूं, लेकिन जब हम टाइम निकालेंगे तो उसको डेल्टा t से डिनोट करेंगे, तो याद रखना डेल्टा t जो है वो टाइम है और ये जो t है वो इसकी विड्थ है, ठीक है, ग्लास स्लैब है, ठीक है। ये क्या है, मैंने एक ग्लास स्लैब रखा है, ग्लास स्लैब, मैंने क्या ग्लास स्लैब इतना रखा, ऐसा समझ लो कि यहां पर इमेजिनरी एक और स्लैब है लेकिन वो एयर का ही है। अरे यहां तो रे एयर में ही चल रही होगी ना, यहां तो रे एयर में ही चल रही होगी, तो हम इसमें और इसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस चेक करेंगे, क्लियर है। हाँ ये इमेजिनरी, रियल में यहां पर कोई ग्लास स्लैब नहीं है, कोई भी स्लैब नहीं है, ऐसा समझ लो ये एयर का ही स्लैब है, ठीक है। वहां पर कोई स्लैब नहीं है, बस उसमें हम कंपैरिजन करने के लिए उसको बना रहे हैं कि इतनी डिस्टेंस इसकी तो इसकी डिस्टेंस में क्या इंपैक्ट आएगा, ठीक है। चलो अच्छा, ये रे यहां से निकल जाएगी, दोनों निकल जाएंगी, ठीक है। अब सुनते हैं बेटा, हम एक फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला क्या है, n = c/v, ठीक है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n हम म्यू मान ले रहे हैं, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, म्यू और n दोनों से दिखा देते हैं, सही है। तो अगर मैं स्पीड मानूं, इसमें स्पीड कितनी आ जाएगी, तो v इधर आ जाएगा, तो v इक्वल हो जाएगा c/μ। कोई दिक्कत है नहीं है ना। चलो इसमें सर टाइम कितना लगेगा इसको ट्रबल करने में, तो सर टाइम डेल्टा t इक्वल टाइम इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही तो होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डेल्टा t इक्वल डिस्टेंस कितना सर, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, t डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, अपॉन स्पीड कितनी है, किस स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, v स्पीड से, तो v से ही तो कर रहा है, सही है। क्या मैं v की जगह c/μ रख सकता हूं, ठीक है। तो मैं डेल्टा t इक्वल t अपॉन v की जगह में c/μ रख दूंगा, और ये म्यू पलट के ऊपर चला जाएगा, तो डेल्टा t जो है वो हो जाएगा t μ/c। किसी को दिक्कत है नहीं है ना, सही है। चलो अच्छा एक बात बताओ बेटा, अब जब रे इसमें चल रही है तो ये बताओ इसमें स्पीड कम हो जाएगी, इसमें स्पीड कम हो जाएगी, तो सर कुछ यहां से यहां तक ट्रेवल करने में कुछ तो टाइम लगा इसको, उतने टाइम में क्या ये भी उतना ही ट्रेवल करेगी, कम करेगी, ज्यादा करेगी, ज्यादा करेगी, क्योंकि ये टेंशन मीडियम था, स्लो हो गई थी, तो ये यहां जितनी देर में यहां पहुंची उतनी देर में इसकी स्पीड बराबर है, तो ये थोड़ी आगे पहुंच जाएगी, सही है। तो मैं वही डिस्टेंस निकालने की कोशिश कर रहा हूं उतने टाइम में कि कहां पहुंच गई है वो, ठीक है। मैं डिस्टेंस निकालने की कोशिश कर रहा हूं, तो सर डिस्टेंस मैं इसको रे 1 बोल रहा हूं, इसको रे 2 बोल रहा हूं, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय फर्स्ट सेकंड रे, सही है। दूसरी वाली जो रे है उसने इतने टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, तो सर डिस्टेंस इक्वल क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम, सही है। सर किस स्पीड से चल रही है, ये स्पीड कौन सी है, इसकी स्पीड कौन सी है, c से चल रही थी ना, ये तो b से चलेगी, ये c से चलेगी, तो सर c स्पीड है इनटू टाइम कितना लग रहा था, टाइम इतना लग रहा था, क्या मैं टाइम रख दूं यहां पर, इतने ही तो टाइम में पूछा है। अरे जितने टाइम में ये चली उतने ही टाइम में तो डिस्टेंस चाहिए,
है ना। मान लेते हैं 5 सेकंड में पार किया, तो हमें तो 5 सेकंड की ही डिस्टेंस चाहिए। 5 सेकंड में ये कितनी चली, तो वही तो टाइम चाहिए। तो मैं इस वाले टाइम को यहाँ रख दूँ, मैं रख दूंगा टी म्यू अपॉन सी, सी कट जाएगा। तो सर जो डिस्टेंस है वो टी म्यू आ गई, सही है। तो सर क्या इनके पाथ में डिफरेंस आ जाएगा, पाथ में डिफरेंस आएगा, पाथ रास्ते में डिफरेंस आएगा। सर बिल्कुल आएगा। ये यहां से यहां तक जितने टाइम में यहां चली है इतने टाइम में यहां पहुंच गई, तो पाथ में इतना बड़ा डिफरेंस नहीं आ गया। अरे ये इसका पाथ इतना, इसका पाथ इतना ही होना चाहिए था। ये इतनी चल गई, ये इतनी चली है, तो ये पाथ में डिफरेंस ही तो है। तो पाथ में डिफरेंस कैसे बताएंगे, पाथ में डिफरेंस बताएंगे सर इसने जितनी डिस्टेंस चली और इसने जितनी डिस्टेंस चली, इसकी डिस्टेंस में से इसकी डिस्टेंस लेस कर देंगे तो ये वाला पाथ डिफरेंस आएगा। क्या सही बात है, सही है ना। तो मैं पाथ डिफरेंस निकाल लूं, मैं निकालूंगा ऐसे पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस कौन सी वाली में से, इसकी डिस्टेंस में से। ये ज्यादा चली है ना, तो इसकी में से ये वाली लेस करूंगा, ठीक है। तो डिस्टेंस लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड, TRAVELED, ट्रेवल्ड बाई सेकेंड माइनस डिस्टेंस बाई 1। सेकेंड वाली में जितनी डिस्टेंस है, सेकेंड वाले ने कितनी डिस्टेंस चली है, यही तो चली है टी म्यू, या म्यू टी बोल दूं। तो डेल्टा डिफरेंस, डेल्टा एक्स बोलते हैं डिफरेंस को, है ना। डेल्टा एक्स लिख दें, जो आपसे पहले से लिखते आ रहे हैं पाथ डिफरेंस को। तो डेल्टा एक्स इक्वल सर किसकी डिस्टेंस, ये वाली म्यू टी माइनस इसकी डिस्टेंस कितनी चली थी, टी। अरे इसकी डिस्टेंस तो टी थी, ये इतनी डिस्टेंस चली थी, ये म्यू टी डिस्टेंस चली थी, सही है ना, सही है। तो क्या मैं इसमें से टी लेस कर दूं, उसकी डिस्टेंस तो वही है, समझ में आ रहा है ना। इसने कितनी डिस्टेंस करी थी, इतनी, इसने डिस्टेंस इतनी करी थी, तो मैं उसकी में से इसलिए लेस करूंगा। तो डेल्टा एक्स इक्वल टी कॉमन आ जाएगा म्यू माइनस 1। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो आगे जब मैं पाथ डिफरेंस निकालूंगा, जब मैं बीच में स्लैब डाल दूंगा, तो मैं सीधा सीधा लिख दूंगा कि इतना पाथ डिफरेंस आएगा दोनों की रे में, सही है ना, ठीक है। बढ़ जाए आगे, नोट करो, समझ में आ गया नहीं तो चलो हटा दे। चलो बेटा इसके बाद देखते हैं जरा। तो इसके बाद अब हम क्या करेंगे पता है, अब से पहले जो हम जो बाईडीएससी करते थे, ठीक है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसमें 2 वेव्स निकाला करते थे, एक साइड से एक वेव और दूसरी स्लिट से दूसरी वेव, उन दोनों को मिलाते थे किसी जगह पर। जैसे मैंने बोला ठीक है, ये 2 स्लिट्स हैं, इनका गैप बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, ठीक है। अभी फिलहाल इतना बड़ा बनाया गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कोई सोर्स रखा, अच्छा मुझे वो बनाने की जरूरत नहीं है, कैसे पहले सोर्स रखूंगा फिर लेंस लगूंगा, पहले लेकर आऊंगा, समझ में आ गया वो चीज़ है तुमको। तुम उससे बना सकते हो कि यहाँ पर सर एस सोर्स रखा, यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस लगाया, यहाँ से रे गई और इनने क्या कर दिया, इनको पैरेलल कर दिया, ठीक है, और ये रे जाएंगे पैरेलल, ठीक। अच्छा यहाँ से टकराएंगे, इसमें एंटर करेंगे। अच्छा अब से पहले नोट करो, याद करो जरा कि एग्जैक्ट बीच में एक रे यहाँ से चलती थी, एक वेव यहाँ से, दोनों वेव्स यहाँ से चलती थी, और बीच में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ करता था, सेंट्रल मैक्सिमा बना करता था, याद है। सेंट्रल मैक्सिमा में दोनों रेज में कोई पाथ डिफरेंस नहीं हुआ करता था, है ना। दोनों वेव्स में कोई पाथ डिफरेंस नहीं हुआ करता था, इसीलिए वो सेंट्रल मैक्सिमा बनाया करती थी बीच में, याद है कुछ, ठीक है। अब एक बात बताओ जरा, मैंने क्या किया है, यहां से एक वेव जा रही है, ठीक है, एक वेव अगर यहां से जाए, ठीक है, तो अभी अगर कुछ नहीं रखा हुआ है तो एग्जैक्टली 100% यहां पर क्या बनेगा, सेंट्रल मैक्सिमम बनेगा, क्योंकि दोनों के बीच में कोई पाथ डिफरेंस नहीं है, सही है। लेकिन अब मैंने क्या रख दिया, मैंने एक बीच में ग्लास स्लैब रख दिया यहां पर, जिसकी थिकनेस कितनी है, टी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, इसमें वेलोसिटी v है। अब सोच के देखो कि अब तो पाथ डिफरेंस हो जाएगा, पाथ में डिफरेंस हो जाएगा ना। अरे इसमें स्लो हो जाएगी स्पीड, जब तक ये यहां पहुंचेगी तब तक ये आगे पहुंच चुकी होगी, है ना, समझ आ रहा है ना। तो अब सेंट्रल मैक्सिमा यहां नहीं बनेगा, सेंट्रल मैक्सिमा कहीं और बनेगा। सोच के देखते हैं कहां बन सकता है। क्या सर सेंट्रल मैक्सिमम नीचे आ सकता है, एक बार चेक करते हैं, सेंट्रल मैक्सिमम नीचे पॉसिबल है, एक बार सोचते हैं। मान लेते हैं इसको मैंने वेव को यहां भेजा और इसको मैंने ऐसे करके, ऐसे समझो, ऐसे 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 यहां आया। अब सोच के देखना बेटा, ऑलरेडी ये पाथ रेफरेंस छोटा चल रही है ना, और ऑलरेडी इसका पाथ छोटा है, इसका पाथ बड़ा है
थोड़ा बहुत तो हम जानते हैं, मैथ से जानते हैं भैया ये डायगोनल टाइप का बना हुआ है, तो ये ऑलरेडी पाथ ज्यादा चल रही है, तो पाथ डिफरेंस तो सेम होना एकदम खत्म। दूसरा चीज ये हमने इसमें ग्लास स्लैब भी रख दिया है, तो ग्लास स्लैब में क्या होता है कि ये और रे को स्लो कर देता है, ठीक है, तो और बड़ा पाथ डिफरेंस हो जाएगा। तो इधर तो सेंट्रल मैक्सिमा पॉसिबल है नहीं, क्योंकि दोनों में पाथ डिफरेंस अगर सेम होगा तभी सेंट्रल मैक्सिमा बनता है। क्या ये सही बात है? ठीक है, तो एक काम करते हैं, शायद हो सकता है सर ऊपर साइड में बने, बिल्कुल पॉसिबल है कुछ कुछ। जैसे मैंने इस रे को यहां से ऊपर की साइड में निकाला इस टाइप से, और ये यहां से निकाली। अब चेक करते हैं, ये कोई पॉइंट पी रखा, सोच दें सर ये पाथ डिफरेंस बड़ा है, इतना बड़ा है पाथ डिफरेंस, ये इतना बड़ा है ना पाथ, है ना। अब सोच के देखो, हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि ये ऑलरेडी ज्यादा पाथ चल रही है, ये कम पाथ चल रही है, ये तो ठीक है, लेकिन हमने ग्लास स्लैब रख दिया तो ज्यादा टाइम लेगी इसमें से निकलने में। ठीक है, ऊपर कर लेते हैं, ग्लास को सरका देते हैं थोड़ा सा, ये लो, अभी फिलहाल काम पे ध्यान दो, ठीक है। चलो, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, ठीक है, इसकी विड्थ जो है वो कितनी है, टी, ठीक है। अगर सोच के देखो कि ये ऑलरेडी ज्यादा रास्ता चल रहा है और ये कम रास्ता तो चल रहा है, तो अब तो पाथ डिफरेंस होगा, अगर ये स्लैब नहीं होगा तो पाथ डिफरेंस तो होगा, लेकिन ये कंडीशन ऐसी हो सकती है ना कि हो सकता है कि उतना ही टाइम इससे निकलने में लगे। कितना टाइम? जितना ये यहाँ एक्स्ट्रा चल के आया था ना, ये एक्स्ट्रा चला था, तो जितना ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस चला है उतना ही यहाँ पर रास्ता निकल जाए, है ना। तो दोनों का पाथ डिफरेंस कुछ कुछ बराबर हो जाएगा, और यहाँ क्या बन जाएगा, सेंट्रल मैक्सिमा। नहीं समझ में आया सर? नहीं आया? मान लेते हैं कि ये जब यहाँ से यहाँ चला और उतनी देर में ये यहाँ से यहाँ चली, ठीक है। अब ये तो अपनी स्पीड से चल रही होगी, तेज चल रही होगी ना, ठीक है। शुरू में तो ये भी तेज चल रही थी, लेकिन जैसे ही इसमें एंटर हुई ये स्लो हो गई, और इतनी स्लो हो गई कि तेजी से चलते यहाँ पहुंच गई। वेव्स हैं, वेव फॉर्म में तो वो करते हैं इसको, ठीक है। सुनो, तो ये जितनी देर में यहां से स्लो होकर निकली है उतनी देर में यहां पहुंच गई, है ना, और यहां से दोनों बराबर चले जाएंगे। यानी मेन कॉन्सेप्ट यहां आया कि सर ये जितना दूरी यहां एक्स्ट्रा चली थी उतनी दूरी यहां एक्स्ट्रा अगर हो जाए तो यहां पर क्या बन जाएगा, सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा, क्या बात सही है सर? दोनों जगह गिलास लगाएं तो वही बनेगा। हाँ, दोनों तरफ गिलास लगा देंगे तो फिर तो दोनों में स्लो हो जाएगी, दोनों बराबर ही पहुंचेंगे फिर। हाँ, फिर तो वही बनेगा बीच में। इतनी बात क्लियर है? पहले ये समझ में आ गया ना, ठीक है। इसका मतलब सर कब बनेगा यहाँ सेंट्रल मैक्सिमा? तब बनेगा कि जितना टाइम ये यहाँ से निकलने में लगा है उतना ही टाइम यहाँ से निकलने में लग जाए, एक्स्ट्रा वाला। यानी सर यहाँ कितनी डिस्टेंस थी, ये कितना पाथ डिफरेंस था इसका, यहाँ से निकाला था कितना पाथ डिफरेंस था। इसकी वेव का पाथ डिफरेंस पता है यहाँ से यहाँ तक कितना होता है, जानते हो? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बेटा डी होती है, स्मॉल डी, यहाँ से यहाँ तक कैपिटल डी। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक बाई डिस्टेंस पर क्या बना है इसका, सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है। अच्छा, तो ये आप जानते हैं यहाँ से बीच में से डॉटेड ये डॉटेड है, हाँ, कैपिटल जी पूरा है ना, यहाँ से यहाँ तक पर्दे की स्क्रीन तक की डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, ये हम आपसे पहले जानते हैं, यहाँ पर हम थीटा बनाते थे, यहाँ पर भी थीटा बनाते थे, और यहाँ पर हमने साइन थीटा निकाला था, ठीक है। तो ये निकला था डी साइन थीटा, याद है कुछ? पाथ डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी निकलती थी, डी साइन थीटा, याद है? यहां से आता कि पाथ डिफरेंस कितना आता था, डी साइन थीटा। लेकिन ये वाला पाथ डिफरेंस और ये वाला पाथ डिफरेंस अगर बराबर हो जाए तो फिर ये बराबर डिस्टेंस पे पहुंचेगी, सही है, सेंट्रल मैक्सिमम बनाएगी, ठीक है। तो लिखेंगे सेंट्रल फोर्स फॉर सेंट्रल मैक्सिमा, फॉर सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा कब बनेगा, जब ये वाला पाथ डिफरेंस, सेकंड वाली रे बोल दूं इसको फर्स्ट वाली रे बोल दूं, है ना। तो पाथ डिफरेंस बाई सेकंड रे इक्वल हो जाना चाहिए पाथ डिफरेंस बाई फर्स्ट रे, सही है, ठीक है। तो फॉर सेंट्रल मैक्सिमा लिखेंगे पाथ डिफरेंस बाई सेकंड रे इज इक्वल हो जाना चाहिए पाथ डिफरेंस बाई फर्स्ट रे, बाई फर्स्ट। अभी को बस बताओ, इससे पाथ डिफरेंस कितना आता है, डी साइन थीटा। क्या आता है इससे, डी साइन थीटा। तो क्या मैं ये बोल दूं सर डी साइन थीटा, तो सर इसका हो जाएगा सेकंड वाले का। इसका पाथ डिफरेंस अभी निकाल के बताया था, जब बीच में अगर ग्लास स्लैब लगा दिया जाता है तो पाथ डिफरेंस कितना आ जाता है, बताओ जरा कितना आता है, कितना आता है, बताओ। टी इन ब्रैकेट म्यू -1,
याद है कुछ? टी इन ब्रैकेट म्यू माइनस 1। ठीक है चलो, तो अब मैं यहां से साइन थीटा निकाल लेता हूं। साइन थीटा इक्वल टी म्यू माइनस 1 अपॉन डी। सही है। अब तो आप बिल्कुल बाई डीएसटी वाला काम करोगे। क्या सर? साइन थीटा, क्योंकि स्मॉल एंगल्स हैं तो साइन थीटा और टेन थीटा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो मैं यहां से टेन थीटा निकालूंगा। सही है, ठीक है। हाँ लिखेंगे, क्योंकि एंगल्स आर वेरी स्मॉल। अगर बहुत ज्यादा स्मॉल हैं तो फिर सर साइन थीटा इक्वल टेन थीटा अप्रोक्स, टेन थीटा और इक्वल क्या हो जाएगा? थीटा। अच्छा दोनों। हाँ, साइन थीटा टेन थीटा टेन। तो मैं टेन थीटा निकाल लूं। ट्रायंगल का नाम बता दें, इसका नाम बोल दें सर, इसका नाम कुछ देते हैं सी, इसका नाम दे दें बी। सही है। तो कौन सा वाला ट्रायंगल? बी सी पी लिखेंगे। इन ट्रायंगल बी सी पी, बीसीपी ट्रायंगल में टेन थीटा निकालोगे तो टेन क्या होता है? पी अपॉन बी, पी अपॉन बी, पी अपॉन बी। तो सर टेन थीटा आ जाएगा। पी परपेंडिकुलर कितना है? बाई, अपॉन बेस कितना है? यहां से यहां तक कैपिटल डी। सही है। तो क्या मैं इन दोनों इक्वेशंस को बराबर रख दूं? क्योंकि बोला है ना साइन थीटा और टेन थीटा बराबर होते हैं, तो रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। इधर ले आऊं, यहाँ ले आते हैं। सर साइन थीटा इतने दे रखा, टेन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू रखेंगे। पहले लिख देंगे साइन थीटा इक्वल हो जाएगा टेन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू है टी इन ब्रैकेट म्यू माइनस 1 अपॉन डी इक्वल, यहाँ हो जाएगा कि टेन थीटा की वैल्यू है बाई अपॉन कैपिटल डी। मुझे तो बाई निकालना है, कितनी दूरी पर बनी है वो, यही तो पता ना कितनी। तो बाई की वैल्यू तो डी इधर आ जाएगा बेटा, तो हो जाएगा टी डी म्यू माइनस 1 अपॉन स्मॉल डी इक्वल बाई। सेंटर से एग्जैक्ट बीच वाले पॉइंट से इतनी डिस्टेंस पर जाके क्या बनेगा? सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा, क्या बात समझ में आई है? ठीक है। अच्छा, अगर सेंट्रल मैक्सिमा यहां बना है तो फिर तो उसके बाद भी तो फ्रिंजेस बनती हैं। अरे सेंट्रल मैक्सिमा के ऊपर और नीचे भी तो फ्रिंजेस बनती हैं। ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि सर फिर यहां पर ये जैसे सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ है, एक डार्क बनेगा, एक ब्राइट बनेगा, वो तो जो ब्राइट बनेगा वो यहां से कितनी दूरी पर होगा? तो सर सोच के देखो, सेंट्रल मैक्सिमा से निकालते हैं जो भी डिस्टेंस निकालते हैं हम। कहां से निकालते हैं? सेंट्रल मैक्सिमा से। अब से पहले बताता हूं, यहां सेंट्रल मैक्सिमा बना करता था तो यहां से यहीं तो निकालते थे सेंट्रल ब्राइट। ठीक है। यहां सेंट्रल मैक्सिमा बनाता था तो यहां जो बाई निकालते थे वो किसकी डिस्टेंस आती थी? सेंट्रल ब्राइट, सेंटर वो है ना। अब सोच के देखो, सेंट्रल ब्राइट ऑलरेडी यहां पर है। ठीक है। अगर मैं बोलूं कि सर जो फर्स्ट ब्राइट बन रही है वो यहां से 2 सेंटीमीटर पर बन रही है, यहां से 2 सेंटीमीटर पर, तो सेंटर से कितनी दूरी पर बनी होगी? पहले ये वाली डिस्टेंस जोड़ेंगे प्लस 2 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आ रही है? पहले, अरे सेंटर से तो पहले तो यही डिस्टेंस है, उसके बाद ही तो 2 सेंटीमीटर यहां से यहां तक। क्लियर है? ठीक है। तो मैं पहले यहां से यहां तक की डिस्टेंस काउंट ऐड करूंगा तब वो निकालूंगा। तो मैं निकालूंगा फॉर फर्स्ट ब्राइट, फॉर फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, फॉर फर्स्ट ब्राइट बाई इक्वल, पता है क्या होता था? बाई इक्वल बताओ जरा, एन डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। याद करो बेटा इन चीजों को। ठीक है। अब सोच के देखो, एन डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, वो वेव की इक्वेशन होती है। क्या बता रहे हो? साइन थीटा ओमेगा टी, पता नहीं। सुनो ध्यान से। तो फर्स्ट ब्राइट के लिए यही तो फॉर्मूला हुआ करता था, लेकिन ये पता कब डिस्टेंस हुआ करती थी? जब सेंट्रल ब्राइट बिल्कुल सेंटर पे बनी थी, है ना। लेकिन समझ रहे हो ना, ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस। हाँ, और क्या है? वेव ही तो है, ये भी तो वेव ही है। तो फ्रिंज यहां से यहां तक की डिस्टेंस ही तो वाई है। उससे ऊपर क्या रखा है? अच्छा, तुम वो शुरुआत में वाई का इक्वेशन बोल रहे थे, वो भी डिस्प्लेसमेंट ही हुआ करता था, वहां भी मैंने डिस्प्लेसमेंट ही लिखा था। ठीक है। छोटा सा डिस्टेंस क्यों ले रहे हैं? समझते हैं, चलो अच्छे से। मैं समझा, तुम अच्छे से समझ जाओगे। चलो कोई बात नहीं। सुनो, ये फ्रिंज है, पहले आपसे पहले सेंट्रल मैक्सिमा यहां बनता था। सही है। अच्छा, उसके बाद फिर ब्राइट फ्रिंज यहां बनती थी, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क। अच्छा, मैं ये बताता कि बेटा जो ब्राइट फ्रिंज बनी है वो 2 सेंटीमीटर पर बनी है। कहां से बनी है? सेंट्रल मैक्सिमा से। सही है।
ये फॉर्मूला तो यही बताएगा कि 2 सेंटीमीटर ऊपर बनी है। अरे 2 सेंटीमीटर तो हमारा ब्राइट सेंट्रल मैक्सिमा भी ना है यहाँ, तो सेंट्रल मैक्सिमा से ही तो 2 सेंटीमीटर ऊपर बनी है। ऊपर बने तो पहले तो यहाँ से सेंट्रल मैक्सिमा की डिस्टेंस निकालोगे, तुम सेंट्रल मैक्सिमम निकाल ली, उसके बाद नहीं समझे? तो अगर मैं यहाँ बोलूँ तो यहाँ 2 सेंटीमीटर तो बिल्कुल ठीक है, 2 सेंटीमीटर। लेकिन अगर मैं दूसरी वाली कंडीशन में बोलूँ कि सर ऑलरेडी सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ बना हुआ है ना, और 5 सेंटीमीटर की दूरी पर बना हुआ है, मैंने बोला सेंट्रल ब्राइट 2 सेंटीमीटर पर बनी है, तो बताओ रियल में सेंट्रल ब्राइट कितनी दूरी पर बनी है? सर 5 तो यहां से यहां तक हो गई, 5 यहां से यहां तक हो गई, 2 यहां से यहां तक हो गई, रियल में 7 सेंटीमीटर की दूरी पर बनी है। क्या नहीं समझ में आ रहा है? आ गया। है ना? तो ये जो फॉर्मूला निकाल के देता है ये क्या बताता है? सेंट्रल मैक्सिमा से कितनी ऊपर बनी है या कितनी नीचे बनी है। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, तो फॉर फर्स्ट ब्राइट ये तो सर ऊपर की डिस्टेंस हो गई, सेंट्रल मैक्सिमा की तो डिस्टेंस जोड़ दो इसमें, टी डी म्यू -1 अपॉन स्मॉल डी। सर ये आएगी अब सेंट्रल मैक्सिमा से इतनी डिस्टेंस पर फर्स्ट ब्राइट बनेगी। सर रियल में तो फर्स्ट ब्राइट इतनी दूरी पर ही बनती है ना, क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा ऑलरेडी इतनी दूरी पर बना हुआ है, तो सेंट्रल मैक्सिमा को तो ऐड करोगे इसमें। नहीं समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा? होगी जब भी तो ऊपर बढ़ेगी डिस्टेंस। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। अब सोच के देखो, सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ पर 2 सेंटीमीटर है ना। कोई मुझसे क्वेश्चन पूछने लगे कि बताओ इस कंडीशन में ब्राइट कितनी, फर्स्ट ब्राइट कितनी दूरी पर बनेगी, मैं तो अपने क्वेश्चन से निकाल के बता दूंगा 2 सेंटीमीटर। वो बोलेगा 2 सेंटीमीटर यहां से बताओ, यहां से निकालते हैं, यहीं से तो निकालते हैं। ठीक है, तो सेंटर से तो निकालते हैं, यहां से निकालते हैं, तो 2 सेंटीमीटर तो वो सेंट्रल मैक्सिमा से है। ठीक है, और सेंट्रल मैक्सिमा खुद 5 सेंटीमीटर है, तो यहां से यहां तक की टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? 5 ये 2 ये 7 हो गई। अभी भी नहीं समझ में आया? क्लियर है? अच्छा, ऐसे ही फर्स्ट ब्राइट की निकालोगे, ऐसे ही फर्स्ट डार्क की निकालोगे। अच्छा, डार्क भी ऐसे ही निकलेगा सर। मान लेते हैं फर्स्ट ब्राइट 2 सेंटीमीटर पे, फर्स्ट और जो डार्क है वो 3 सेंटीमीटर पे बन रही है, तो यहां से 3 सेंटीमीटर बताओगे? नहीं, नीचे से बताओगे। 5 तो इसका, 3 उसका, 8 सेंटीमीटर होगी, यानी उसमें भी ये वाली सेंट्रल मैक्सिमा की डिस्टेंस ऐड करोगे। सही है? सही है। तो लिखेंगे फॉर फर्स्ट, या फर्स्ट लिख दो या nth लिखो, वहां n लिखा है तो nth लिख देंगे। फॉर nth डार्क फ्रिंज बाई डी, यहां बाई बी लिख देते हैं, बाई डी। हाँ ठीक है, इतना आ जाएगा। इतना बात क्लियर है? ठीक है, सुनो। तो यहां पे मैं डार्क फ्रिंज का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं बेटा? वो फॉर्मूला होता है 2n-1 डी लैम्डा अपॉन 2d। इनको याद कर लो। ठीक है। अच्छा, तो रियल में ये डिस्टेंस थोड़ी ना होगी, ये तो सिर्फ सेंट्रल मैक्सिमा से है। सर सेंट्रल मैक्सिमा वाली भी तो डिस्टेंस ऐड कर दो इसमें। सो सेंट्रल मैक्सिमा की डिस्टेंस कितनी थी? इतनी। तो इसको ऐड करेंगे, टी डी प्लस टी डी म्यू -1 अपॉन स्मॉल डी, ये आएगी अब इतनी डिस्टेंस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बढ़ जाए? वेरी गुड। चलो, नेक्स्ट टॉपिक है डिफ्रैक्शन। हटा दें? चलो, डिफ्रैक्शन। अब डिफ्रैक्शन क्या है? डिफ्रैक्शन बेटा, अगर हम बोले ना कि डिफ्रैक्शन उस वाले तरीके से जो पार्टिकल थियरी है उससे अगर डिसाइड करने की कोशिश करें तो उससे प्रूफ नहीं होता है। डिफ्रैक्शन क्या है पहले बताता हूं। हाँ, सुनो ध्यान से। तो डिफ्रैक्शन क्या है पहले समझ लेते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन समझते हैं। कुछ ऑब्जर्वेशंस, जैसे इन्होंने पहला ऑब्जर्व किया क्या कि अगर अब से पहले क्या हुआ करता था, अब से पहले हमने डबल स्लिट डाली थी। क्या डाली थी? डबल स्लिट्स को अभी साइड रखते हैं, पहले ऐसे समझते हैं कि मान लेते हैं ये ओपेक ऑब्जेक्ट है कोई। ओपेक समझते हो ना, जो लाइट को पास नहीं होने देता। ठीक है, तो ये ओपेक ऑब्जेक्ट है। यहां पर मैंने एक स्क्रीन बनाई है और यहां मेरा कोई सोर्स है। ठीक है, अब समझते हैं। ये सोर्स से वेव्स आ रही हैं या रेज आ रही हैं, जो भी समझो।
अब ये यहां से आके रियल में क्या होना चाहिए था, रियल में ये होना चाहिए था कि सर ये वाली जो लाइट है यहाँ टकरा के वापस हो जानी चाहिए थी या निकलनी ही नहीं चाहिए थी, पार ही नहीं निकलती, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऐसा है कि यहाँ से रेज को पार नहीं होने देता। मेरे हाथ में से अगर मैं बोलूँ कि यहाँ से रेज निकल के जाएंगी तो मेरे हाथ की यहाँ पर शेडो बन जाएगी ना, इतने में लाइट निकल के नहीं जाएगी, सिर्फ यहाँ से निकल कर जाएगी रोशनी, है ना, अरे ऐसी तो जाएगी। ठीक है, तो जनरली क्या होना चाहिए था, होना चाहिए था ये कि बेटा ये जो रे है ये सीधी जाती ऐसे, तो इसकी परछाई यानी ये वाला जो था ये शैडो रीजन हो जाना चाहिए था, और ये वाला जो है ऐसी जगह जहां पर रोशनी बहुत ज्यादा फैली हुई है उसको बोलते हैं इल्यूमिनेटेड एरिया। ठीक है, अब सुनो, तो ये वाला जो पोर्शन है ये क्योंकि रोशनी को रोक लेता तो यहां पर अंधेरा दिखना चाहिए था इसके पीछे, इतने पोर्शन में क्या दिखना चाहिए था, अंधेरा, डार्कनेस, है ना, और इतने ऊपर वाले पोर्शन में क्या दिखना चाहिए था, ब्राइटनेस। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि बेटा ये रे सीधी नहीं गई, ये रे सीधी ना जाके रियल में जो यहां से जो रे टकराई थी वो ऐसे ना जाके ऐसे गई टकराने के बाद। ठीक है, सुनना, ऐसे, और हुआ क्या कि रियल में डार्कनेस यहां तक आनी चाहिए थी लेकिन डार्कनेस सिर्फ इसके नीचे रही। ठीक है, और एक और चीज क्या महसूस हुई, एक और चीज ऑब्जर्व की गई कि यहां पर फ्रिंजेस बन रही हैं। क्या बन रही है, फ्रिंजेस। फ्रिंजेस कैसी सर, यहां पर बहुत यहां हल्की सी एक डार्क, फिर और ज्यादा डार्क, फिर और बड़ी डार्क, फिर और बड़ी डार्क, फिर बहुत ज्यादा बड़ी डार्क, उसके बाद इतनी डार्क ही डार्क। ठीक है, ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, ये क्या है, पूरी फ्रिंजेस। अच्छा, इसका मतलब सर आपसे पहले जो हमने फ्रिंज विड्थ निकाली थी याद है, फ्रिंजों की चौड़ाई निकाली थी वो दोनों की सेम आई थी, चाहे वो ब्राइट फ्रिंज हो चाहे वो डार्क फ्रिंज हो, दोनों की चौड़ाई बराबर उतनी चौड़ाई पे थी। लेकिन यहां कुछ अलग दिख रहा है, बाद में निकालेंगे कि कितनी कितनी चौड़ाई होती है, लेकिन फिलहाल ये देखो कि यहां पर ज्यादा ब्राइटनेस है, यहां पर चमकीलापन ज्यादा है, लेकिन धीरे धीरे अंधेरापन स्टार्ट हो रहा है, और एक टाइम ऐसा होगा कि यहां पर पूरा अंधेरा हो जाएगा। तो ये वाला पोर्शन को क्या बोलेंगे, फ्रिंज एरिया या फ्रिंजेस रीजन। ऊपर वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं इल्यूमिनेटेड एरिया। ठीक है, नीचे वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं शैडो रीजन बोल सकते हैं, एरिया नहीं रीजन लगाओ, शैडो रीजन। कुछ नई चीज ऑब्जर्व हुई ना, लाइट तो सीधी जानी चाहिए थी, यहां पर सिर्फ उजाला, इतने पोर्शन के ऊपर उजाला होना चाहिए था, इतने पोर्शन के नीचे अंधेरा होना चाहिए था, लेकिन लाइट जो है बैंड हो गई। कुछ और भी ऑब्जर्वेशन मिली, जैसे ये ऑब्जर्वेशन नंबर 1, दूसरी एक और ऑब्जर्वेशन क्या हुई, एक और ऑब्जर्वेशन ये है कि हमने एक काम किया, ऐसे एक ही स्लिट बनाई, अब से पहले डबल स्लिट बनाए थे, अब सिर्फ एक सिंगल स्लिट बनाई, और सिंगल स्लिट बना के यहां पर हमने एक वो रख दिया, क्या स्क्रीन रख दी, और यहां पर सोर्स रखा। तो अगर लाइट ट्रेवल करती किस तरीके से, अगर क्या पार्टिकल फॉर्म में ट्रेवल करती तो लाइट सीधी निकलती यहां से, और सिर्फ इतना पोर्शन क्या होता, इतने पोर्शन में जाती है ऐसे, और सिर्फ इतने पोर्शन में उजाला करती, जितना बड़ा होल था उतने ही बड़े पोर्शन में उजाला करती, है ना, बाकी जो पोर्शन है वो अंधेरे में रहता, डार्कनेस। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि जैसे ही फ्रिंज ये जो रे हैं, जो वेव्स हैं इसके अंदर गई हैं, ये यहां से टकराने के बाद ये तो इधर बेंड हो गई और ये इधर बेंड हो गई। ठीक है, और खास बात ये कि बीच में एकदम हैवी वाला ब्राइट, जितनी रोशनी होनी चाहिए थी उससे भी कहीं ज्यादा ब्राइटनेस बीच में। ठीक है, अच्छा, उसके बाद धीरे धीरे डार्कनेस, मतलब फ्रिंजेस, डार्क और बड़ी डार्क एक तरफ, फिर डार्क ही डार्क आ गया। यहां भी क्या हुआ, हल्की सी डार्क आई, फिर थोड़ी बड़ी डार्क, और ज्यादा, और उसके बाद बिल्कुल खत्म, है ना। ये तो नई चीज ऑब्जर्व की। अगर लाइट सीधी चलती, जैसे कि हम पढ़ते जा रहे हैं कि लाइट हमेशा सीधे रास्ते पर ट्रेवल करती है, तो लाइट जो है सीधे रास्ते पर सिर्फ तब तक ट्रेवल करती है
तब तक ट्रबल करती है जब तक हम उसको दूर से देखें, बड़ा बड़ा देखें, कुछ ऐसे ज्यादा गहराई में जाकर ना देखें। लेकिन अब हम ज्यादा गहराई में जाकर देखेंगे तो रियल में जो वेव है किसी ऐसे ऑब्जेक्ट से टकराती है जिसके जो किनारे हैं, जिस किनारे से टकराती है ना, उसका जो तीखापन है वो करीब करीब इतना है जिसकी उसकी वेवलेंथ है, करीब करीब उसके आसपास, वेवलेंथ के आसपास। अगर वो जो जहां से टकरा रही है, अगर उस ऑब्जेक्ट के बिल्कुल किनारे से जिससे टकरा रही है वहां पर अगर उसकी जो विड्थ है वो कितनी है, करीब करीब उसकी वेवलेंथ के बराबर, तो ये टकराने के बाद सीधी ना जाके शैडो रीजन में एंटर हो जाती है। कैसे में? शैडो रीजन में एंटर हो जाती है। एक और चीज देखो, ऑब्जर्वेशन है ऐसा मिला, अच्छा इसको भी बोल देंगे, ये ऑब्जर्वेशन लिख लेना, ठीक है। ये फ्रिंज रीजन है, फ्रिंज रीजन, ठीक है। ये वाला फ्रिंज रीजन है, ये वाला फ्रिंज रीजन है। ये वाला जो है एकदम इल्यूमिनेटेड एरिया है ना, एकदम चमकीला। और ये वाला शैडो रीजन। कैसा है? शैडो रीजन। एक और चीज ऑब्जर्व की, क्या कि अब की बार कार्डबोर्ड लिया, वो कार्डबोर्ड में एक बहुत छोटी सी पिन मार दी, एक पिन मार दी, और पिन के बराबर क्या हो गया, उसमें होल हो गया, ठीक है। जब पिन के बराबर होल हो गया और यहां पर हमने एक सोर्स रख दिया, सोर्स से सीधी सीधी जो लाइट है वो निकलने लगी, हुआ क्या, फिर हमने एक बड़ी सी स्क्रीन रखी इधर, ठीक है, एक बड़ी सी स्क्रीन रखी। तो स्क्रीन में हमने क्या ऑब्जर्व किया कि यहां से जो लाइट थी, वो लाइट, पहली चीज तो अगर सीधी चलती, अगर लाइट सीधी चलती, रे सीधी चलती, तो इस तरीके से सिर्फ इतना पोर्शन में उजाला होता, बाकी सब में अंधेरा होना चाहिए था। जितने से एंटर करके गई है वो सीधी सीधी चलती, तो उतने पोर्शन में क्या करती, उजाला करती। लेकिन होता क्या है, होता ये है बेटा कि ये अपना कोनिकल शेप बना लेती है, कुछ ऐसा, कोनिकल शेप बनाती है। एक और खास बात, कोनिकल शेप तो बनाया, ठीक है, ये वाला जो एरिया है एकदम ब्राइट है, एकदम ब्राइट है। ब्राइटनेस के बाद क्या हुआ कि सर इसकी जो वेव्स है जो फैलती है, तो ये बाहर वाला जो एरिया है, ये बिल्कुल हल्की सी डार्क आएगी, फिर हैवी डार्क, फिर एक और हैवी डार्क, और फिर हैवी डार्क आने के बाद क्या हो जाएगा, अंधेरा अंधेरा हो जाएगा। क्लियर है? यानी एकदम ब्राइट स्पॉट बनेगा बीच में, ब्राइट स्पॉट के चारों तरफ थोड़ा थोड़ा क्या आएगा, अंधेरापन सा आएगा, फ्रिंजेस बनेंगे और बाहर फिर अंधेरा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो इस वाले पोर्शन को क्या बोल देंगे, बीच वाला जो पोर्शन है इसको इल्यूमिनेटेड एरिया, एकदम भकाभक उजाला हो रहा है, ठीक है, इल्यूमिनेटेड एरिया, इल्यूमिनेटेड रीजन। ये वाला जो पोर्शन है ये फ्रिंज रीजन है, और ये वाला जो है शैडो रीजन। तो यानी सर अगर मैं एक लाइन में बोलूं डिफ्रैक्शन क्या है, डिफ्रैक्शन अगर कोई रे किसी ओपेक ऑब्जेक्ट से टकराती है, तो टकराने के बाद उस रे का शैडो रीजन में एंटर होना, उस रे का शैडो रीजन में एंटर हो जाना क्या है, डिफ्रैक्शन। लिख लें, ठीक है, जल्दी से एक लाइन लिख लो, जल्दी से, डिफ्रैक्शन क्या है, लिखे। When light strike on, when light strikes on opaque object, लिख दें, when light strikes on any opaque object, ठीक है, it bend on the corners of opaque object and enter the shadow region,
रीजन। दिस फिनोमिना इज नोन एज डिफ्रैक्शन। This phenomena is known as diffraction। क्लियर है यहां तक? हटा इसको। चलो अब आपको आपसे पहले डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया था, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। एक और आएगा, वो आएगा, इसमें आएगा सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। सिंगल स्लिट में से कोई रे जाएगी और रे जाने के बाद क्या बनाएगी? फ्रिंजेस बनाएगी। अभी बनाई थी ना, ठीक है, फ्रिंजेस बनाएगी। चलो तो लिखो जल्दी से, टॉपिक डालो। सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी बोल सकते हो या डिफ्रैक्शन भी बोल सकते हो। बाद में किसी फिक्स का साइंटिस्ट का नाम नहीं पड़ा है तो उसका था, ठीक है, बड़े, लेकिन यंग से नहीं किया होगा, मे भी चांस है, और देख के बताएंगे। चलो देखो, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट करें क्या था, देखो जरा, ये हमने अब की बार सिर्फ एक होल लिया है इसमें, ठीक है, ये अच्छा एक होल लिया और यहां पर हमने स्क्रीन रखी हुई है। पहले हम छोटा सा बना रहे हैं, ठीक है, स्क्रीन रखी हुई है, यहां हम सोर्स रखेंगे, सोर्स के सामने रखेंगे क्या, एक कॉन्वेक्स लेंस, यहां से इस तरीके से निकलेंगी, स्ट्रेट हो जाएंगी, सीधे पाथ पर जाएंगी, यहां से एंटर होने के बाद होगा क्या, होगा ये कि ये सीधा ना जाके हल्का सा ऐसे टेढ़ा जाएगा, हल्का सा, अभी तो बता रहे थे, ठीक है, अभी हल्का सा ऐसे बेंड जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो एरिया होगा एकदम इल्यूमिनेटेड एरिया होगा। इसके बाद क्या आएंगी, हल्की हल्की फ्रिंजेस बनेंगी, ठीक है, पता सारी चीजें। अब हम थोड़ा सा काम पे ध्यान देते हैं, जैसे कि इसको अभी बड़ा बना लेंगे, लेकिन फिलहाल समझो यहां से यहां तक की डिस्टेंस को अभी भी हम डी रखेंगे, ठीक है। वहां डबल स्लिट थी तो दोनों स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस को हम डी से दिखा देते, दो स्लिट्स थी, स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस को डी से दिखाते थे। अभी हम स्लिट की विड्थ बतानी है तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, उसको भी डी से दिखा देंगे, तो ए से दिखा दें, जनरली बुक्स में ए दे रखा है, तो फिर हम ये जो विड्थ है यहां से यहां तक की कितनी चौड़ाई है इसकी, ये क्या है, ए, सही है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है ना, चलो ठीक है। तो अभी मैं फिलहाल थोड़ा सा इसको बड़ा बना देता हूं और आपको काम समझाते हैं। देखो जरा, मैंने इसको जूम करके बताया, तो ये इतना बड़ा मैंने स्लिट बनाया, ये ठीक है, सिंगल स्लिट, और यहाँ मैंने बड़ी सी स्क्रीन रखी, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कैपिटल डी रखी, ये हमारी स्क्रीन है और ये हमारी स्लिट है, ठीक है। और रुक जाओ, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है मैं उसको ए बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमने एक सोर्स रखा, यहाँ हमने कॉन्वेक्स लेंस रखा, कॉन्वेक्स लेंस इस तरीके से ये रेज को सीधा पैरेलल कर देगा, ठीक है, ऐसे ऐसे। अब सुनो बेटा, यहां पर इस जगह क्या आएंगी, इस जगह आएंगी आपकी वेव्स, ये वेव्स आएंगी, और वेव्स आने के बाद जैसे ही यहां पर वेव्स आएंगी तो इसका हर एक पॉइंट एक पॉइंट सोर्स के तरीके से काम करेगा बाय हाइगेंस थ्योरी, ठीक। हर एक पॉइंट जब पॉइंट सोर्स के तरीके से काम करेगा तो फिर आगे वो वेवलेट्स बनाएगा, क्या बनाएगा, वेवलेट्स बनाएगा। अच्छा, पॉइंट सोर्स की वेवलेट्स स्फेरिकल हुआ करती थी, याद है कुछ, याद है, ठीक है, तो स्फेरिकल बनाएगा हम। अच्छा, ये रोशनी पीछे भी जाएगी आगे भी जाएगी, हम पीछे की काम ध्यान नहीं दे रहे, हम आगे स्क्रीन पर काम करने की कोशिश करें, तो पीछे नहीं बना रहे, हम आगे बनाएंगे, ये सब वेवलेट्स बनाएंगे ऐसे ऐसे ऐसे। वेवलेट्स का हर एक पॉइंट दोबारा से एक सोर्स के तरीके से काम करेगा, फिर दोबारा से ये वेवलेट्स बनाएंगे, उनका हर एक पॉइंट दोबारा से क्या बनेगा, पॉइंट सोर्स के तरीके से काम करेगा, ठीक है। अगेन फिर से वेवलेट्स बनेंगी, तो हम गौर से देखेंगे ये जो वेव है ये कैसे चलती है, वेवलेट्स के परपेंडिकुलर चलती है ना, है ना। तो हम अगेन इनको मिलाएंगे, कुछ ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे ऐसे निकलेंगी चारों तरफ, ऐसे तो निकलेंगी,
ऐसे निकलेंगी, ठीक है। अच्छा सुनो ध्यान से, तो अभी हम फिलहाल समझाने के लिए बना दिया, हम सीधा एक पॉइंट बीच में डालते हैं यहाँ से। क्या वेव्स, वेव्स इसी तरीके से सारी वेवलेट्स ही निकल के पहुंचेंगे ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। सुनो, तो ये मैंने सेंटर पॉइंट बना दिया इसका, इसको मैं सी बोल दूं। मान लेते, मुझे नहीं पता कहां पर क्या बनेगी, मैं मान लेता हूं यहां पर कोई फ्रिंज बनेगी, यहां फ्रिंज बनती है ना बीच वाले इस एरिया के आसपास फ्रिंज बनती है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं कि यहां पर कहीं फ्रिंजेस बनेंगी, ठीक है। बस एक ही चीज याद रखनी है, बाकी पूरा याद रह जाएगा, क्या उसमें ज्यादा क्यों कहां नहीं करना है। सुनो, आप फिर से दोबारा से यहाँ पर एक ये रास्ता बनाओगे, इनको मैं डार्क ऐसे ही बना दूं ना, ये तो रियल में गई है ना, तो मैं इसको ऐसे बना दूं, सही है। इसको हम बीच में से डॉटेड करके लगाते हैं, यहाँ पर हम एक थीटा एंगल मान लेते हैं, याद है, यहाँ पर भी एक थीटा मान लेते हैं, याद है। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक का जो पाथ डिफरेंस था डेल्टा एक्स, रियल में हम डी साइन थीटा माना करते थे, याद है। लेकिन डी तो है नहीं, अब हमारे पास ए है, तो ए साइन थीटा मान लेंगे, सही है ना। चलो, तो यहां से यहां तक का जो पाथ डिफरेंस है वो ए साइन थीटा रख ले, सही है। मैं लिख दूं यहां पर पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स इक्वल ए साइन थीटा। अब तुम्हें बस एक ही चीज याद रखनी है, जहां पर अब से पहले कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ करता था, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आप एन लैम्डा रखते थे, याद है कुछ, पाथ डिफरेंस एन लैम्डा है ना, 2n लैम्डा, 3n लैम्डा, 4n लैम्डा, ठीक। अच्छा, पाथ डिफरेंस आप n लैम्डा रखा करते थे, वो तब रखा करते थे जब आपको ब्राइट फ्रिंज बनानी होती थी। यहां पर आपको डार्क फ्रिंज के लिए रखना पड़ेगा वो, हाँ ठीक है। सुनो दोबारा से, डार्क फ्रिंज के लिए रियल में आप क्या रखते थे, 2n-1 लैम्डा अपॉन 2, ठीक है, थोड़ा सा फर्क है। और इसको ना ज्यादा डेप्थ में जाएंगे ना, हर एक पार्टिकल सोर्स के तरीके से काम करता है ना, तो तुम पगला जाओगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी इतना समझो कि जब आपको डार्क फ्रिंज बनानी होगी तो आप ब्राइट वाला यूज करोगे, जब आपको ब्राइट फ्रिंज बनानी होगी तो डार्क वाला। क्यों कहां बिल्कुल नहीं करना, सुकून से सुनो ठीक है। तो सुनो, पाथ डिफरेंस लिखेंगे फॉर ब्राइट फ्रिंज, फॉर डार्क फ्रिंज, फॉर डार्क फ्रिंज। तो फॉर डार्क फ्रिंज के लिए यहां पर पाथ डिफरेंस क्या रखोगे, एन लैम्डा, क्या रखोगे, एन लैम्डा। रियल में ब्राइट के लिए वो करता था, हम डार्क के लिए रखेंगे, तो एन लैम्डा इसके सामने रख दें, रख देते हैं। चलो, तो ये हो जाएगा, ये दोनों बराबर, तो एन लैम्डा इक्वल ए साइन थीटा। दिक्कत है कुछ, क्या मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालूं, ए नीचे आ जाएगा, तो सर साइन थीटा इक्वल एन लैम्डा अपॉन ए, सही है। अब क्योंकि एंगल बहुत छोटे होते हैं तो साइन थीटा और टेन थीटा बराबर होंगे, तो मैं टेन थीटा निकाल के लाऊंगा यहां से। सर मान लेते हैं यहां से यहां तक बाई डिस्टेंस की डिस्टेंस पर, बाई पर ये बनी है फ्रिंज, ठीक है। तो यहां लिख देंगे क्योंकि एंगल्स आर वेरी स्मॉल। अभी तुम्हें थोड़ा थोड़ा आसान लगने लगा है ना, वही काम करते हैं बार बार, एंगल सेम है तो फिर दोबारा से टेन थीटा निकालते हैं, दोनों को बराबर रख देते हैं। चलो ठीक है, एंगल्स आर वेरी स्मॉल, सो साइन थीटा जो होगा वो इक्वल होगा टेन थीटा, और वो भी इक्वल होगा किसके, थीटा के बराबर अप्रोक्सीमेटली। तो क्या मैं टेन थीटा निकाल सकता हूं, मैं इन पॉइंटों को डाल दूं, ये सी है, ये वाला पॉइंट पी है, और इसका बोल दूं एम, ठीक है, एम। तो इन ट्राइंगल एम सी पी या पीसीएम, इन ट्राइंगल पीसीएम, कौन से वाले ट्राइंगल में, पीसीएम ट्राइंगल में मैं टेन थीटा निकालूंगा, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा होता है पी अपॉन बी। टेन थीटा परपेंडिकुलर ये रहा, बेस ये रहा, परपेंडिकुलर बाई अपॉन बेस कैपिटल डी, सही है। मैं इसको इक्वेशन 1 बना दूं, इसको इक्वेशन 2 बना दूं, क्योंकि टेन थीटा जो है वो इक्वल है साइन थीटा के, तो मैं टेन थीटा की वैल्यू रखूंगा बाई अपॉन कैपिटल डी इक्वल साइन थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे, एन लैम्डा अपॉन ए, ठीक है। तो बाई की जो वैल्यू आ जाएगी, बाई इक्वल डी उधर चला जाएगा, तो एन लैम्डा नहीं एन डी लैम्डा अपॉन स्मॉल ए। सर किसकी डिस्टेंस है ये, डार्क की है, ठीक है, डार्क फ्रिंज की है। चलो
अच्छा, तो फिर हम उसकी भी निकाल सकते हैं, ब्राइट की भी निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, फॉर ब्राइट फ्रिंज, फॉर nth डाल देते हैं, फॉर nth ब्राइट फ्रिंज है। तो सर फिर यहाँ डेल्टा एक्स जो है, डेल्टा एक्स यानी पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स था ना, डेल्टा एक्स इक्वल ए साइन थीटा था। और डार्क फ्रिंज के लिए डेल्टा एक्स कितना रखते हैं बेटा? रियल में जो ब्राइट के लिए रखते थे, जो पहले, अब हम ब्राइट के लिए निकाल लेना, तो जो डार्क के लिए रखते थे 2n - 1 2n - 1 अपॉन लैम्डा अपॉन, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सुनो लैम्डा अपॉन, देखो सुनो, तो यहां जो रखेंगे वो 2n - 1 ना रख के 2n + 1 रख देना, ठीक है लैम्डा अपॉन 2a, सही है। लैम्डा इतना ही तो होता है, बस इतना ही सही है, सही है, अपॉन 2 होता है, अभी सही है, इतना होता है फर्क, ठीक है। अब सुनो, तो मैं इन दोनों को डेल्टा एक्स बराबर रख दूं, डेल्टा एक्स बराबर रख दूंगा, यहाँ हो जाएगा a sin थीटा इक्वल 2n + 1 लैम्डा अपॉन 2। न्यूमेरिकल्स कराएंगे तो चीजें हो जाएंगी आराम से। तो साइन थीटा निकालेंगे तो यहाँ से a नीचे आ जाएगा, तो साइन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल हो जाएगा 2n + 1 लैम्डा अपॉन 2, और ये a नीचे आ जाएगा तो 2a हो गया, सही है। अब फिर दोबारा से सर, क्योंकि साइन थीटा और टेन थीटा बराबर है, तो मैं सीधा टेन थीटा लिखे दे रहा हूँ यहाँ से। टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा आ जाएगा ना, यहाँ आ जाएगा ना, चलो देख लेते हैं। साइन थीटा इधर रख लेते हैं, साइन थीटा कितना आ गया मेरा, साइन थीटा आ गया जी 2n + 1 लैम्डा अपॉन 2a, ठीक है। और टेन थीटा निकाले दे रहा हूँ, टेन थीटा p अपॉन भी होता है, परपेंडिकुलर यानी बाई अपॉन डी, तो दोनों को बराबर रख दूंगा तो ये हो जाएगा बाई अपॉन कैपिटल डी इक्वल हो जाएगा 2n + 1 और लैम्डा अपॉन 2a। अरे मैं बाई की वैल्यू निकाल दूंगा तो डी उधर जाएगा, तो हो जाएगा 2n + 1 डी लैम्डा अपॉन 2a इक्वल बाई, ठीक है। जल्दी करो बेटा, हो गया सर। हो गया। हो गया, रुक जाओ, हटा दें इनको, ठीक है। और इसमें दो चीजें और पूछता है बेटा, दो चीज ये पूछता है कि एक होता है इसका ये जो एंगल, यानी ये जो रियल में ये तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट पूछा है इन्होंने, बाई जो निकाला है, ठीक है। एंगुलर विड्थ भी मांगता है, एंगुलर विड्थ यानी जो रियल में जो ब्राइट जो फ्रिंज बनी है, इतनी बड़ी जो ब्राइट फ्रिंज बनी है, वो रियल में यहाँ से कितने एंगल पे बनी है, ऐसे 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 कितने एंगल पे, यानी ये कितना एंगल है, ये वाला एंगल पूछता है। कितनी चौड़ाई में बनी है, वो चौड़ाई कितनी है, विड्थ कितनी है उसकी, निकालें, ठीक है। और वो ब्राइट की ही निकालनी है क्योंकि सेंटर में बड़ा बनता है, ठीक है, सेंटर वाली बड़ी बनती है। अच्छा निकालेंगे कैसे, निकालने के लिए कोई ज्यादा तोप नहीं चलानी है आपको। साइन थीटा निकाल चुके हैं ना आपसे पहले, साइन थीटा इक्वल n लैम्डा अपॉन a ना, क्योंकि साइन थीटा को सिर्फ थीटा रख सकते हैं, साइन थीटा को सिर्फ थीटा रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो सर में इतना बड़ा ये थीटा हो जाएगा, सर इधर भी तो थीटा ऐड करना पड़ेगा, दो थीटा ऐड करने पड़ेंगे फिर, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा हटा दूं इसमें से, हटा देते हैं, चलो। इसके बाद आपको चलो ये फिगर नहीं बिगाड़नी थी यार, और फॉर्मूले भी उड़ा दिए, कोई बात नहीं। सुनो, तो हम क्या निकाल लें, हम दोनों के बीच का एंगल निकाल लें, ठीक है। वो जो ब्राइट फ्रिंज बनेगी, ठीक है, ये जो ब्राइट फ्रिंज बनेगी, ये इतनी बड़ी ब्राइट फ्रिंज बनी है ना बीच में, ठीक है। तो ये कितना एंगल, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक कितना एंगल है, निकाल लें, ठीक है। सुनो, तो हमने निकाला था साइन थीटा इक्वल, साइन थीटा इक्वल क्या आया था, साइन थीटा इक्वल आया था n लैम्डा अपॉन a, सही है, सही है ना। तो हम पहली वाली ब्राइट फ्रिंज ही तो निकाल लें, पहली वाली तो निकाल लें। तो सर n की जगह 1 रख सकते हैं, n की जगह 1 रख दें,
अच्छा, तो साइन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा? साइन थीटा इक्वल हो जाएगा एन की जगह 1 रखेंगे तो 1 लैम्डा अपॉन ए, यानी साइन थीटा इक्वल रियल में क्या आएगा? लैम्डा अपॉन ए। सही है? बिल्कुल बिल्कुल। इसको क्योंकि थीटा छोट साइन तो लैम्डा अपॉन ए लिख सकते हैं सीधा थीटा के बराबर लिख सकते हैं ना। लिखा होगा साइन थीटा को हटा देंगे। अरे साइन थीटा और थीटा बराबर होते हैं ना, ठीक है। तो क्या मेरा ये वाला थीटा इतना आ गया, इतना आया, इतना एंगल इतना आया है। मुझे नीचे वाला भी तो उतना ही एंगल होगा। इतने हो गए। अरे जितनी ऊपर बनी उतनी नीचे भी बनेगी, ठीक है। तो लिखेंगे विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। ये पूछेगा सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ क्या होगी, तो सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ सर ये हो जाएगा टोटल थीटा इक्वल क्या, थीटा 1 प्लस थीटा 2 बोल दूं। ऊपर वाले को थीटा 1, नीचे वाले को थीटा 2, जबकि रियल में दोनों बराबर है, वो अलग बात है, ठीक है। तो मैं निकालूंगा थीटा इक्वल हो जाएगा ऊपर वाला लैम्डा अपॉन ए प्लस लैम्डा अपॉन ए, तो थीटा इक्वल हो जाएगा 2 लैम्डा अपॉन ए। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। कौन सा वाला? कहाँ है? अच्छा, लैम्डा अपॉन ए प्लस लैम्डा अपॉन ए, ठीक है। लैम्डा अपॉन ए प्लस लैम्डा अपॉन ए। अच्छा, ये क्या आया है? ये एंगल आया है। यहां से कितना एंगल बनेगा? अगर मैं पूछूं कितनी चौड़ाई में बनेगी तो ये तो बता सकते हैं। तो सर ये तो बता सकते हैं ना यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस पे बनी थी सेंट्रल मैक्सिमा? अभी निकाले थे, चलो ठीक है। ये विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा एंगुलर विड्थ है बेटा, एंगुलर विड्थ है, ठीक है। कौन सी है? एंगुलर विड्थ। एंगुलर समझते हो ना, कितने एंगल के बीच में बनी है, ठीक है। चलो अब लिखेंगे लीनियर विड्थ, लीनियर विड्थ। अब लीनियर विड्थ क्या होती है? यहां से यहां तक 5 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक 5 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर के बीच में क्या बनी हुई है? सेंट्रल मैक्सिमा। तुम समझ पा रहे हो एंगुलर विड्थ और लीनियर विड्थ में क्या फर्क है? एंगुलर विड्थ मैंने बोला यहां से मेरी आंखों में 15 डिग्री के एंगल में तुम पूरे बन जा रहे हो, तो ये जो है एंगुलर विड्थ है तुम्हारी, ठीक है, एंगुलर विड्थ है। लेकिन मैं तुम्हारी हाइट चेक करूंगा तो तुम्हारी हाइट 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर आएगी, जो भी हाइट है, ठीक है ठीक है, बात है, ठीक है। सुनो, ठीक है। तो कुछ बात समझ में आ रहा है, ठीक। तो मैं वही कह रहा हूं कि लीनियर विड्थ क्या है? रियल में उसकी हाइट लेंथ में, ठीक है। और एंगुलर विड्थ क्या है? एंगल में कितना है, ठीक है। सुनो, तो लीनियर विड्थ क्या होगी? लीनियर विड्थ, अच्छा एक बात याद करो, सेंट्रल मैक्सिमा के लिए डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बना था? सेंट्रल मैक्सिमा फॉर्मूला नहीं बना? अरे बना होगा, रुक जाओ मैं बताऊं, यही बना लेते ना। क्या आया था? ये आया था एन लैम्डा अपॉन ए साइन थीटा के tan थीटा बाई डी, और आ जाएगा इधर डी आ जाएगा, एन की जगह 1 रखेंगे, सही है। बस इतना, कितना आ जाएगा पता है? इतना आएगा एन डी लैम्डा अपॉन स्मॉल ए, इतना ही तो आएगा। हाँ इतना ही है, ठीक है। सुनो, तो ये y है, y1 बोल लें, ऊपर तक की डिस्टेंस, ठीक है। अब सुनना बेटा, n की जगह 1 रख लें, है ना, n की जगह 1 रख लें, क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा निकालने तो n की जगह 1 रखेंगे, तो बाई 1 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? n की जगह 1, तो d लैम्डा अपॉन a, सही है, कोई दिक्कत है? ये सर बाई 1 ऊपर बनाए, इतना ही नीचे भी तो बनेगा, तो मैं बाई 2 भी उतना ही लिख लूं, बाई 2 भी उतना ही लिख लूं, ये बाई 2 है, तो बाई 2 कितना हो जाएगा? बाई 2 भी इतना आ जाएगा d लैम्डा अपॉन a। अब टोटल लीनियर विड्थ कितनी हो जाएगी? बाई इक्वल बाई 1 प्लस बाई 2, ठीक है। तो बाई 1 की वैल्यू कितनी है? डी लैम्डा अपॉन ए, डी लैम्डा अपॉन ए प्लस डी लैम्डा अपॉन ए, दोनों जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 2d लैम्डा अपॉन ए। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा डिफ्रैक्शन। अब बस डिफ्रैक्शन में इंटेंसिटी और लिख लेते हैं एक बार, ठीक है। इंटेंसिटी का ग्राफ बना लेते हैं, हटा दूं इनको, तो हटा दूं, हटा दें पक्का, ठीक है। चलो
देखो जरा, लिखेंगे ग्राफ बिटवीन इंटेंसिटी एंड पाथ डिफरेंस। रियल में तुम पता है ना, ये हम इस पे पाथ डिफरेंस रखेंगे और इस पे इंटेंसिटी रखेंगे। आपको पता है सेंटर वाली जो एकदम ब्राइट बनती है, सेंटर वाली एकदम ब्राइट, तो उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। उसके बाद फिर हल्की बनती है, फिर हल्की फिर हल्की, फिर हल्की, धीरे 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 क्या होती जाती है, खत्म हो जाती है, फिर खत्म। ठीक है। अच्छा, अब से पहले उसमें भी ऐसी बनती थी ना, उसमें बराबर बनती थी, उसमें एक जैसी इंटेंसिटी हुआ करती थी सबकी। तो हमने जो वो बनाया था वो एक जैसा बनाया था, ऐसे 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 बनाया था ना। देखो अभी बताते हैं। जैसे मैं यहाँ से रखता हूँ, यहाँ से पाथ डिफरेंस मान लेते हैं लैम्डा अपॉन ए, या लैम्डा या 2 लैम्डा अपॉन ए, और यहाँ पर क्या रख लेते हैं 2 लैम्डा। ठीक है, नहीं यहाँ 3 लैम्डा अपॉन ए आ जाएगा। क्या गड़बड़ हो गया, लैम्डा लैम्डा अपॉन ए, और फिर हो जाएगा 3 लैम्डा अपॉन ए, फिर 2 लैम्डा। सही है, इधर भी सेम सेम, लैम्डा अपॉन ए, फिर लैम्डा 3 लैम्डा अपॉन ए, 2 लैम्डा। यहाँ जो इंटेंसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी। यहाँ से आप गिराओगे इस तरीके से ऐसे, ठीक है, फिर थोड़ा थोड़ा कम करते जाना, ऐसे, इतना मत लेकर जाना दोबारा से, फिर नीचे ले आना। अब यहाँ से ऐसे, फिर दोबारा अब इतनी बनी नहीं लेकर जानी, अब थोड़ी सी कमी, फिर ऐसे जो ऊंची होगी ज़्यादा। ठीक है, अब फिर दोबारा से उठेगी, फिर ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, कुछ ऐसी इंटेंसिटी सेंटर में जो होगी वो मैक्सिमम होगी, फिर धीरे 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 क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ऐसे इसको भी यहाँ से ऐसे, छोटी बड़ी हो गई। सही है यार। ठीक है, ये इंटेंसिटी है, पाथ डिफरेंस। ठीक है, चलो हटा दें इसको। लैम्डा अपॉन ए, पाथ डिफरेंस इसका ऐसे ही होता है, लैम्डा अपॉन ए, 2 लैम्डा अपॉन ए, 3 लैम्डा अपॉन ए, शायद वैसे होता है, वही होता है। लैम्डा अपॉन ए, 2 लैम्डा अपॉन ए, 3 लैम्डा अपॉन ए, 4 लैम्डा अपॉन ए। सही है, लैम्डा अपॉन ए, 2 लैम्डा अपॉन ए, 3 लैम्डा अपॉन ए, 4 लैम्डा अपॉन ए। सही, हटा दें। अब इसका एक ही टॉपिक रह गया लास्ट। ठीक है, पोलराइजेशन, थ्योरेटिकल चैप्टर है, थ्योरेटिकल टॉपिक है थोड़ा सा। हटाएं इसको, हटा दें, चलो वेरी गुड। अब हम एक बार हुआ क्या कि हम गाड़ी से जा रहे थे, गाड़ी से, गाड़ी नहीं समझते हो, गाड़ी का नाम बताऊं तुम्हें, ठीक है। चलो ये टॉपिक डाल दिया ना, डिफ्रैक्शन टॉपिक है, टॉपिक डाल दिया ना, टॉपिक नहीं डाला, डिफ्रैक्शन था। जितना भी सिंगल स्लिट से जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो डिफ्रैक्शन था। ठीक है, चलो। अच्छा, इसके बाद हुआ क्या, एक बार कि हम गाड़ी से जा रहे थे, तो गाड़ी से जाते जाते क्या हुआ, नहीं सुन लो टॉपिक, काम की बात है। तो गाड़ी से जाते जाते क्या हुआ कि सामने से एक हैवी लाइट वाली गाड़ी आ गई, हम बाइक से चल रहे, तो चलते 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 क्या हो गया, जब हमारे पास में आई तो हमारी आंखें बिल्कुल क्या हो गई, चौंधिया आ गई। हाँ, उसमें क्या वर्ड होता है, वो होता है कि हमारी आंखों से कुछ दिखना बंद हो जाता है, मतलब वो ब्राइटनेस इतनी ज़्यादा हो जाती है ना, हमारी आंखों में शाइनीनेस वो जो इतना ज़्यादा हो जाता है ना, फ्लेयरनेस इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हमें आसपास की चीज़ें दिखना बंद हो जाती हैं। ठीक है, गाड़ी रास्ते से उतरी है ना, गाड़ी रास्ते पे आ रही है, इस तरीके से हम साइड से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं, बस अंदाजा लगा रहे हैं, इस लाइट से थोड़ा सा इधर आए गाड़ी आराम से निकल जाएगी, है। साथ में ब्रेकर था, फिर हम कहीं और गाड़ी गई। ठीक है, तो हुआ क्या, नहीं समझे, नहीं रात में, रात में, चलो चलो ठीक है समझ। तो हुआ क्या, रीजन क्या था, रीजन था, दिक्कत था कि एक लाइट जो हमारी आंखों में इतनी तेजी से चमचमाती है उसको बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। कैसी लाइट होती है, अनपोलराइज्ड। अब अनपोलराइज्ड लाइट को हम बाद में समझेंगे, लेकिन फिलहाल अभी स्टोरी से समझते हैं। ये है कि आपसे पहले हाइगेंस जो थे उन्होंने ये समझाया था, बाय हाइगेंस थ्योरी, बाय हाइगेंस थ्योरी। हाइगेंस ने क्या समझाया था कि सर जो लाइट है, लाइट क्या है, लाइट इज अ वेव, लेकिन कैसी वेव बताई थी, मैकेनिकल वेव्स। लाइट इज
लाइट इज ए मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव्स कौन सी हुआ करती थी? ऐसी वेव्स जिनको चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। तो रिक्वायर्ड मीडियम टू ट्रेवल, रिक्वायर्ड मीडियम टू ट्रेवल, चलने के लिए किस चीज की जरूरत हुआ करती थी? मीडियम की। लेकिन बाद में ऑन लेटर, कुछ टाइम बाद हुआ क्या कि ये सारी थ्योरी ये क्या होगी? फेल होगी थ्योरी। थ्योरी क्या होगी? फेल होगी। हाँ, तो फाइनल बात आई कि लाइट कैसी है? लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब दो वर्ड छुपे हुए हैं बेटा, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो कहीं ना कहीं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से रिलेशन होगा। बिल्कुल ठीक है। सुनो बेटा, तो इन्होंने बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नो नीड टू ट्रेवल, नो नीड एनी मीडियम टू ट्रेवल। चलने के लिए इनको किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। ये सुनो, तो चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। चलती कैसे? गौर से देखो बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव EMW भी बोलते हैं, ठीक है। होता क्या है? ये वेव है। अच्छा, इन्होंने बताया था कि जो वेव है जो चलती है उसका जो मूवमेंट होता है वो कैसा होता है? उसको ऐसे वाइब्रेशन लॉन्गिट्यूडनल होती है, लैटिट्यूडनल? मैं बस समझा दूंगा। देखो अभी ये लाइट है, इस तरीके से चल रही है, तो इसका जो प्रोपेगेशन मतलब किस पाथ से जाती है, कैसे जाती है, ठीक है। तो इसके जो पार्टिकल्स हैं या जो वेव है वो इस तरीके से मूव करती है, ऐसे, ठीक है। इस तरीके से बताया था इन्होंने वेव थ्योरी में। अपनी जो वेव थ्योरी बताई थी हाइगन्स ने, इस तरीके से बताई थी। लेकिन यहां क्या निकल के आया? यहां निकल के आया कि जो वेव है वो पता कैसे चलती है? वेव चलती है ऐसे। इसमें दो फैक्टर होते हैं, है ना, दो फैक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर तो इस तरीके से चलता है, ऐसा जरूरी नहीं इसी तरीके से, मतलब ऐसे भी चल सकता है, लेकिन दोनों में रिलेशन समझो। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अगर ऐसे चल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर कुछ ऐसे होगा। मतलब क्या? अगर सर मैं इनके सारे x y z बना देता हूं, मैंने बोला ये x है, ये y है, और ये x, ये भी x, ये y, ये भी y, और z कुछ वैसे होगा, ऐसे होगा, z और z डैश, x पॉजिटिव, x नेगेटिव, y पॉजिटिव, y नेगेटिव, और z किधर रह गया? z ऐसे x y नहीं, x y z, ठीक है। अब सुनना बेटा, इन्होंने क्या बताया, मार्कर से समझने की कोशिश करते हैं। यार नहीं, ऐसे नहीं समझाएंगे। देखो ध्यान से, मान लेते हैं जो वेव है वो इस तरीके से इस रास्ते पर चल रही है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरीके से मूव कर रहा है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस तरीके से, और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ऐसे। समझ आ रहा है? कुछ समझ आ रहा है? ये जो वेव ऐसे चल रही है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वो इस तरीके से ऐसे चलता है, और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर कुछ ऐसे। नहीं समझ में आ रहा है? ये ऐसे चल रही है, कुछ ऐसे चल रहे हैं, और कुछ ऐसे चल रहे हैं। क्लियर है? ठीक है। यानी अगर ये x पोजीशन में जा रही है, ये x में जा रही है, अगर लाइट का प्रोपेगेशन किस में है? x में है। लाइट का प्रोपेगेशन अगर x में है, अगर x में है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर किस में होगा? y में, और मैग्नेटिक फील्ड किस में होगा? z में। ये बात क्लियर है? अरे ये x में है तो ये y में, और ये z में, ठीक है। चलो अब सुनो बेटा, ठीक है।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अगर इस वाली डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अगर इस वाली डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर कौन सी वाली डायरेक्शन में होगा? पीछे वाली में, इस वाली में। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इस वाली डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, इसको बोलते हैं, इसको लिख देते हैं इलेक्ट्रिक, शुरुआत में लिख रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है ना। और ये क्या है? ये किसकी राइट है ना? पाथ ऑफ वेव प्रोपेगेशन, यानी इस रास्ते में अगर वेव जाएगी तो वो ऐसे ऐसे चलेगा और वो ऐसे ऐसे चलेगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, इसको यहां तक क्लियर है, हटा दें, इसको हटा दें। चलो वेरी गुड। गौर से सुनने वाली बात यह है कि ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर सिर्फ ऐसे ही चलता रहे। ऐसा जरूरी नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही चलता रहे। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे 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 फिर ऐसे, नहीं समझे? ऐसे ऐसे कैसे कैसे पता नहीं। ठीक है, सुन लो ध्यान से। तो ये ऐसे ऐसे चल रहा है, अभी इस तार को लेकर ऊपर नीचे चल रहा है, ऐसे ऐसे भी चल सकता है, ये ऐसे 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 भी चल सकता है। लेकिन क्वालिटी ये रहेगी कि हमेशा जब भी ये ऐसे ऐसे चलेगा तो फिर मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर होगा, यानी दोनों 90 डिग्री, यानी तीनों 90 डिग्री पर एंगल पे होंगे। यानी अगर ये ऐसे चल रहा है, ये ऐसे चल रहा है, तो वो ऐसे और ऐसे होंगे। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर ऐसे होगा। कुछ बात क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, चलो वेरी गुड। ठीक है, तो अभी हटा दो इसको, वेरी गुड। हाँ यार, पोलराइजेशन हेडिंग तो डाली नहीं इस पे पहले, ये सारा का सारा पोलराइजेशन का था। ठीक है ठीक है, अब सुनो, पहले वो डालना है नहीं पहले ये डालना है फिर वो उतारना है। हाँ ठीक है सुनो क्लियर है? ठीक है, अब थोड़ा समझते हैं। अब हम लाइट का किस तरीके से चलती है, गौर से सुनो बेटा। ये लाइट है, ठीक है। अब लाइट इस तरीके से इस पाथ पर चल रही है, तो अभी हम मैग्नेटिक फील्ड की बिल्कुल बात नहीं कर रहे, मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे हम आगे वाले चैप्टर में। ठीक है, अभी हम सिर्फ किस पे काम करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेक्टर है वो ऐसे भी हो सकता है सर, ऐसे भी हो सकता है, बिल्कुल सारी डायरेक्शंस में होता है ऐसे ऐसे। ठीक है, अब हमारे पास एक खास चीज है, और खास चीज का नाम है पोलेरॉइड। क्या नाम है? पोलेरॉइड। पोलेरॉइड को पोलराइजिंग लेंस भी बोलते हैं, पोलराइजर भी बोलते हैं, पोलराइजर भी बोलते हैं। क्या क्लास है? हाँ सुनो, इसके बारे में एक छोटी सी डेफिनेशन डालेंगे, लेकिन फिलहाल अभी ये समझो कि इसकी क्वालिटी क्या होती है। इसकी क्वालिटी होती है कि ये एक ही टाइप की एक्सेस बनाता है। एक ही टाइप की एक्सेस मतलब ऐसे 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 ऐसे, ऐसा जरूरी नहीं है ऐसे ही हो, ऐसे भी हम इसको ऐसे लगा देंगे तो ऐसे ऐसे हो जाएंगे, और ऐसे घुमा के लगा देंगे तो वैसे वैसे हो जाएंगे। ठीक है, सुनो, तो अब लाइट आ रही है यहां से, ठीक है, और लाइट में सारे के सारे क्या कि जो हमारी जो फील्ड की जो इस तरीके से ऐसे ऐसे हैं, ठीक है, वो चारों तरफ है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर चारों तरफ है। ठीक है, ये लाइट यहां से एंटर हुई, तो जरा सोच के बताना, इसमें से क्या ये वाले जो हॉरिजॉन्टल है, क्या वो निकल पाएंगे इसमें से? हॉरिजॉन्टल वाले निकल पाएंगे? नहीं, कौन से वाले निकल जाएंगे? वर्टिकल वाले। वर्टिकल वाले बिल्कुल इसमें से निकल जाएंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ऐसे भी याद रखना है, कैसे कि बेटा ये वाला बिल्कुल वर्टिकल है तो 100% निकल जाएगा। ऐसे वर्टिकल नहीं है, हॉरिजॉन्टल ऐसे होता है। ठीक है, सुनो, तो ये वर्टिकल है, सुनो, तो वर्टिकल वाले एकदम 100% निकल जाएंगे इससे। समझ में आ रहा नहीं है? कहाँ गए बेटा? यहीं हो? चलो बेटा ठीक है, सुनो, तो अगर मैं बोलूं वर्टिकल वाले जो हैं, वर्टिकल वाले 100% निकल जाएंगे इसमें से। हॉरिजॉन्टल वाले क्योंकि रास्ता पास एक्सिस ऐसे ही है, इसको बोलते हैं पास एक्सिस।
अब क्योंकि पास एक्सिस वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल वाले 100% रुक जाएंगे, इसमें से रुक जाएंगे ना, 100% रुक जाएंगे। लेकिन अब एक और खास बात याद रखना कि सर ऐसे भी तो कुछ होंगे, ऐसे थे, ऐसे थे, ऐसे भी तो होंगे। तो ध्यान से सुनना, इनका वर्टिकल कंपोनेंट निकल जाएगा। अब सर हम दो कंपोनेंट तो बनाना जानते हैं ना अब ये मत बोलो सर इसकी आधी निकलेगी, वही समझ लो जो भी जितना पार्ट आएगा उसमें से निकल जाएगा। लेकिन क्या बोलेंगे हम कि सर अगर मैं बोलूं ये ऐसे है और एक ऐसे है तो एक ऐसे भी तो होगी, है ना। तो इसका कौन सा वाला कंपोनेंट रह जाएगा, इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो रह जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट इसमें से निकल जाएगा, कुछ तो पार्ट निकलेगा। ठीक है, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं बोलूं यहां पर सर शुरुआत में इंटेंसिटी थी इसकी I0, इनिशियल इंटेंसिटी क्या थी I0, तो जब मैंने इसको लगा दिया तो यहां पर निकलने के बाद एक्सिस लिख दो। निकलने के बाद पहले तो ये बताओ इसके ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों रहेंगे, इसमें से सिर्फ कौन से वाले होंगे, ये वाले। अच्छा ये बेटा फिगर्स याद रख लेना, फिगर बनानी पड़ेंगे क्योंकि ये थ्योरेटिकल चैप्टर है। ठीक है, फिगर्स बनानी पड़ेंगे। ठीक है, तो जब यहां से निकलेगा इस तरीके से, यहां से लाइट निकलेगी तो कुछ ऐसे होंगे, ये ऐसे होंगे कुछ। इसमें कौन से वाले कंपोनेंट नहीं होंगे, हॉरिजॉन्टल वाले नहीं होंगे, हॉरिजॉन्टल वाले नहीं होंगे। ठीक है, वो सिर्फ कौन से होंगे, वर्टिकल वाले। अच्छा तो सोच के देखो कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, आधी से कम, आधी से ज्यादा, आधी हो जाएगी। वैसे सर अगर रियल में सोचे ना तो वैसे आधी नहीं होनी चाहिए थी। रीजन क्या है कि सोच के देखो सर, मान लेते हैं 100 हैं ऐसे ऐसे हैं, तो 100 में अगर मैं मान लेता हूं 25 ऐसे हैं, 25 ऐसे हैं, 25 ऐसे, 25 ऐसे, है ना। और नहीं अगर मैं और भी कम करता हूं, कुछ ऐसे भी होंगे, कुछ ऐसे 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 भी होंगे। ठीक है, तो सिर्फ ये वाली तो निकल के जाएंगे, एक चौथाई थोड़ी सी तो निकल के जाएंगे सर, ये थोड़ी सी टेढ़ी है वो भी रह जाएगी, वो टेढ़ी थोड़ी। लेकिन हम फिर क्या दिमाग लगाते हैं, हम बोलते हैं कि बेटा इस वाली का वर्टिकल कंपोनेंट निकल जाएगा, इस वाली का वर्टिकल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल, यानी आधे आधे हो जाएंगी। ये भी श्योर है, सर है, यानी ये 100% निकल रही है तो 100% ये कैंसिल हो गई तो आधी बची, सही है ना। अरे ये पूरी निकल गई, ये पूरी रह गई तो आधी तो हो गई अब। ठीक है, अब बची ये वाली थी, इसमें भी हमने आधा आधा, इसका आधा हिस्सा ले लिया, इसका आधा छोड़ दिया, इसका आधा ये वाला ले लिया। ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अच्छा अगर इस तरीके से निकल रही हैं, इस तरीके से निकल रही हैं, अगर हम इसको घुमाना शुरू करें, अगर हम इसको घुमाना शुरू करें, पॉलीरॉइड को घुमाना शुरू करें, तो सर अभी कौन सी निकल रही थी, अभी ऐसे वाली निकल रही थी, क्योंकि पोलराइजर की जो पास एक्सिस थी वो ऐसी ही थी। अगर मैंने इसको हल्का सा घुमा दिया तो क्या अब ये निकल पाएंगी, अब ये निकल पाएंगी, ये इसका ये वाला एक्सिस निकलेगा, इसका ये वाला निकलेगा, लेकिन ये तो 100% निकल जाएंगी। ऐसी वाली जो होंगी वो तो निकल जाएंगी ना, अरे चारों तरफ है तो ऐसी वाली भी तो होंगी, हैं तो वो 100% निकल जाएंगी, तो ऐसी वाली रह जाएंगी, लेकिन ये नहीं निकल पाएंगी। तो इसका कौन सा वाला कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है चलो सुनो, लेकिन अब गौर से सुनो, मैंने इसको 90 डिग्री टिल्ट कर दिया, 90 डिग्री। अब सोच के देखो उसे बनाने का तरीका, गौर से सुनो। तो जब 90 डिग्री टिल्ट कर दोगे तो मैं यहां दिखा दूं, ठीक है 90 डिग्री में रे ऐसे जा रही थी, मैं इसको नहीं बना रहा हूं, मैं सिर्फ पोलराइजर के उधर का बना रहा हूं। तो इसकी जो पास एक्सिस है कुछ ऐसे हैं, सही है, पास एक्सिस ऐसे होने से ऐसे हो गई। तो इससे जो निकलेंगे वो कौन से वाले कंपोनेंट निकलेंगे, सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाले, वर्टिकल वाले रह जाएंगे। तो हॉरिजॉन्टल वाले जब निकलेंगे तो हॉरिजॉन्टल को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, हॉरिजॉन्टल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है इसे डॉट, लाइन पर डॉट। रियल में कैसे हैं, ये ऐसे हैं, ठीक है, तो डॉट लगाएंगे। क्या बात समझ आ रही है, हाँ भाई, यस सर, क्लियर है, ठीक है। अच्छा तो ये वाली जो बेटा, ये वाली जो लाइट है, ये वाली लाइट, क्योंकि इसमें चारों तरफ कंपोनेंट थे, इसको बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। क्या बोलते हैं, अनपोलराइज्ड, अनपोलराइज्ड लाइट। हमारी आंखों पे जितनी भी लाइटें पड़ती हैं वो ज्यादातर कैसी लाइटें होती हैं, अनपोलराइज्ड। इसीलिए हम चुंधिया जाते हैं उसका, ऐसे आंखें बंद ऐसे कर करके, ठीक है चलो, अनपोलराइज्ड लाइट। लेकिन ये वाली लाइट को क्या बोलेंगे सर, पोलराइज्ड लाइट। कौन सी, पोलराइज्ड लाइट, ये क्लियर है। अच्छा पोलराइज्ड लाइट में जो कंपोनेंट होंगे वो सिंगल डायरेक्शनल होंगे, क्लियर है, इसमें एक ही डायरेक्शन में तो होंगे। सर ये क्या थे, बाद में बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। अभी फिलहाल इतना ठीक है, इतना ठीक है, ठीक है। अब कुछ छोटी डेफिनेशंस वगैरह लिख लो, जैसे कि
पोलराइजेशन के बारे में लिखो जरा, जल्दी से लिखो, लिखो। इसको तो हटा दें यहाँ से, इसको हटा दें यहाँ से। कुछ चीजें समझ में आ गई कि जिसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो चारों डायरेक्शंस में होंगे, सारी डायरेक्शंस में होंगे, उसको हम अनपोलराइज्ड लाइट बोलेंगे। लेकिन उस जो सिंगल डायरेक्शन में होंगे उसको पोलराइज्ड लाइट बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, एक और होती है लाइट, एक और लाइट होती है, एक और होती है, एक पोलराइज्ड लाइट, एक होती है एक पोलराइज्ड लाइट, एक अनपोलराइज्ड लाइट, एक होती है पार्शियली पोलराइज्ड लाइट। पार्शियली पोलराइज्ड लाइट जनरली देखो, हम ऐसी लाइट बनाने के लिए हमें पोलराइड की जरूरत होती है, ऐसी लाइट बनाने के लिए हमें पोलराइड की जरूरत होती है। लेकिन एक तरीका और है जिससे हम कुछ पोलराइड जैसा ही बना सकते हैं, वो है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद जितनी भी लाइट आती हैं वो पार्शियली पोलराइज्ड होती हैं। रिफ्लेक्शन टकराने के बाद, किसी सरफेस से टकराने के बाद जो वेव्स आती हैं, जो लाइट आती है, वो पार्शियली पोलराइज्ड होती है। वो डिपेंड करता है उसके एंगल पे, लेकिन धीरे धीरे हम एंगल की तरफ भी बढ़ेंगे। किस एंगल से डालें, कभी कभी ऐसा होता है, एक एंगल ऐसा भी होता है कि उस एंगल से डालेंगे तो पोलराइज, पूरी तरीके से पोलराइज्ड हो जाती है वो लाइट। वो जो लाइट है वो पूरी तरीके से पोलराइज्ड हो जाती है, यानी हमें पोलराइड की जरूरत नहीं होती है। देखेंगे अभी, रुक जाओ, फिलहाल कुछ टॉपिक डालो, इसको हटा दो, चलो। देखो, इन अनपोलराइज्ड लाइट, हाँ यार, पोलराइजेशन की डेफिनेशन क्या लिखें? लिखो। पोलराइजेशन एक प्रोसेस है अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड बनाने का, ठीक है। लिखते हैं, द प्रोसेस by which we get polarized light from unpolarized light. Unpolarized light is called, लिख दो, पोलराइजेशन इज कॉल्ड पोलराइजेशन। लिखेंगे, इन अनपोलराइज्ड लाइट इसकी चीज का ध्यान रखना, बंद ना हो जाए। इन अनपोलराइज्ड लाइट the electric field vector perpendicular to the direction of the propagation of electromagnetic wave in all directions, क्या मतलब है? इन अनपोलराइज्ड लाइट जो होती है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो होता है वो परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर परपेंडिकुलर तो होता है इसके, अरे लाइट ऐसे जा रही है तो इसके परपेंडिकुलर होगा। और कैसी डायरेक्शन में होता है? सारी डायरेक्शन से होता है। लिखा हो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर परपेंडिकुलर, लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है। अब लिखेंगे इन अनपोलराइज्ड लाइट, सॉरी इन पोलराइज्ड लाइट, इन पोलराइज्ड लाइट द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर is perpendicular to the direction
direction of to the direction of the to the direction of EMW, electromagnetic wave, in only one direction. सिर्फ कैसी डायरेक्शन में होंगे? एक ही डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, चलो हटा इसको। नेक्स्ट लिखते हैं पोलराइड के बारे में। एक डेफिनेशन है कि पोलराइड क्या होता है? पोलराइजर। ठीक है, हटा दूं? चलो नेक्स्ट हेडिंग पोलराइड, या दूसरा नाम पोलराइजर। ठीक है, तो लिखो इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग चेन, it consists of long chain of molecules in the same direction, it stops बस इतना ही। ठीक है, ठीक है, या इसमें लिख देंगे इट इज नोन एज पोलराइड। ठीक है, इट इज नोन एज पोलराइड। चेक करें, अब हटा दो इसको। अब हमें ये चेक करना है कि बेटा लाइट पोलराइज्ड है या अनपोलराइज्ड है। ठीक है, तो हम कैसे चेक करेंगे? ठीक है, सुनो, क्वेश्चन बना हुआ है, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द पोलराइज्ड लाइट, पोलराइज्ड एंड अनपोलराइज्ड लाइट। ठीक है, अब समझते हैं। अब बेटा आराम से फिगर से समझना। ठीक है, सुनो, मैंने ये बनाया, यहां से रे गई इधर से। ठीक, सारी डायरेक्शंस में। अभी मैंने कैसी लाइट ली है? कैसी लाइट है? अनपोलराइज्ड। ठीक है, अब हम चेक कैसे करेंगे? रुक जाओ, पोलराइज्ड, फिर मैंने एक पोलराइजर लगाया। ठीक है, इसकी पास एक्सिस कुछ ऐसी है। ठीक है, तो ये है पास एक्सिस, और क्या है? पोलराइड है। अब इसके बाद क्या किया मैंने क्या किया? यहां से कैसी निकलेंगी? यहां से कुछ ऐसी निकलेंगी। मैंने एक और पोलराइड लगाया। ठीक है, एक और पोलराइड लगाए, लेकिन उस वाले पोलराइड के अभी फिलहाल सेम एंगल रखते हैं। ठीक है, अब सुनना बेटा, शुरुआत में मेरे पास जो लाइट आ रही थी, मेरे पास ये लाइट आ रही थी, मान लेते हैं कैसी वाली लाइट आएगी? मान लेते हैं सिंगल वाली, इस टाइप की लाइट आएगी। ठीक है, क्लियर है? अब सुनो बेटा, एक बात बताओ जरा, अगर मैं इस वाले पोलराइड को घुमाऊंगा, तो इस वाले पोलराइड को घुमाने से सिर्फ क्या होगा बेटा? देख के नहीं पता चलता लाइट कौन सी वाली है। ठीक है, तो अगर मैं इस वाले पोलराइड को घुमाऊंगा तो क्या होगा? ये ऐसे वाले वर्टिकल वाले निकल रहे हैं, फिर थोड़े ऐसे वाले निकल जाएंगे, ऐसे वाले निकल जाएंगे, ऐसे वाले निकल जाएंगे, लेकिन वो लाइट उतनी ही आती रहेगी, मुझे पता नहीं चलेगा कि कौन सी वाली लाइट है। क्लियर है? फिर मैंने एक और लगाया यहां पर। अब सोच के देखना बेटा, ये वाली अगर सेम एंगल है, अगर दोनों के बीच इफ एंगल बिटवीन बोथ पोलराइड
दोनों के बीच में अगर सेम एंगल है, कितना है, थीटा 0 डिग्री है, थीटा 0 डिग्री है, तो सोच के देखो जैसी इसमें से निकल रही है, जैसी इसमें से निकल रही है, सेम एक्सिस खुला हुआ है, तो ये इधर से भी निकल जाएंगे। सही है, सही है, ठीक है। इफ वी रोटेट, मैं इसको P1 बोले दे रहा हूं पोलराइड को, इसको दूसरे वाले बोल दे रहा हूं, ठीक है। इफ वी रोटेट P2 एट 90 डिग्री, अगर हम P2 को 90 डिग्री रोटेट करते हैं तो सोच के देखो, ये ऐसे वाली निकल गई, उसमें सिर्फ यही वाली थी परपेंडिकुलर वाली, और सामने वाले में अगर परपेंडिकुलर खुला हुआ तो उसमें से निकल जाएंगी। मैं इसको ऐसे घुमा दिया, अब निकल पाएंगी? तो यहां पर लाइट कैसे हो जाएगी, लाइट कैसे हो जाएगी, 0, ठीक है। तो अभी मान लेते हैं अगर शुरुआती इंटेंसिटी आई, हाँ तो इंटेंसिटी खत्म हो जाएगी 0, हाँ। तो शुरुआत में अगर ऐसी 0 डिग्री पर है तो I0 है, तो यहां पर भी कैसी निकलेगी, I0। और अगर मैंने इसको 90 डिग्री घुमा दिया तो ये ऐसे वाली जाने वाली थी, मैंने पास एक्सिस को ऐसे घुमा दिया, रुक जाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं दूसरी वाली कंडीशन, ये पहली वाली कंडीशन है, दूसरी वाली कंडीशन के लिए आपको एक और बनाना पड़ेगा, ठीक है। और ये कम से कम 6-7 नंबर में आता है, तो आपको फिगर्स बना बना के समझा के आना है, ठीक है। देखो जरा, क्या बेटा, हाँ देखो जरा, अब दूसरा वाला कैसे बना देते हैं, दूसरा वाला इस तरीके से बना देते हैं, ऐसे चारों तरफ बना देते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ से लाइट लेकर जाते हैं, ठीक। अनपोलराइज्ड है, सब पे लिख देना अनपोलराइज्ड, या ये पोलराइज्ड है, ये भी पोलराइज्ड है, ये दूसरा वाला है पोलराइज्ड है, ये पहला वाला, ठीक। सुनो, तो मैंने एक पोलराइड लगाया, मैंने उसकी पास एक्सिस अभी भी ऐसे ही रखी हुई है, ठीक है, ऐसे रखी हुई है। अब यहाँ से कुछ ऐसे वाले निकल के आ जाएंगे, वर्टिकल वाले, ठीक है। मैंने दूसरा वाला जो पोलराइड है इसका P2, P1 और ये P2, मैंने उसको 90 डिग्री टिल्ट कर दिया, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो अगर इसकी जो इंटेंसिटी है वो I0 थी, तो यहाँ पर जो इंटेंसिटी आएगी वो कितनी आ जाएगी, 0। यहाँ कितनी हो जाएगी, 0। बात क्लियर है, सही है, ठीक है। थर्ड नंबर क्या होगा, थर्ड नंबर होगा, एक और बनाएंगे, गौर से देखो जरा, सोच के देखो कि पास एक्सिस, ये वाली लाइट ऐसे ऐसे निकल रही थी, ऐसे वाले आ रहे थे, ठीक है, मैंने ऐसे रखा तो ये पूरे 100% निकल जाएंगे, ऐसे कर दिया 100% खत्म हो जाएंगे। लेकिन ऐसे से ऐसे करा तो इनका कौन सा, ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा, है ना, ये वाला नहीं समझ में आ रहा है ना। तो ये क्या होगा, लेकिन धीरे धीरे लाइट जब ऐसे घुमाओगे ना तो लाइट क्या होगी, कम होती जाएगी, लाइट क्या होगी, धीरे धीरे कम होगी, ऐसे घुमाओगे और कम होगी और कम होगी, और एक टाइम ऐसा हो जाएगा लाइट बिल्कुल खत्म हो जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है, लाइट बिल्कुल खत्म हो जाएगी, ठीक है। सुनना, तो अब मैंने क्या किया, मैंने ये चेक किया कि बेटा शुरुआत में कितना था, शुरुआत में कितनी थी इंटेंसिटी, I0 जो बिल्कुल पार निकल रही थी, दूसरा वाला सेम 0 डिग्री पर था, तो उसमें भी क्या निकल रही थी, I0 ही निकल रही थी। मैंने इसको 90 डिग्री खत्म कर दिया तो इंटेंसिटी क्या होगी, बिल्कुल 0 होगी। मैं चाह रहा हूं उसको कुछ थीटा डिग्री पे चेक करूं और वहां चेक करूं इंटेंसिटी कितनी होगी, सही है ना, ठीक है। तो लिख देते हैं केस नंबर 3, पहले इसको हटा दो, ऊपर वाले को, चलो। क्या आप एक पोलराइड से लाइट की इंटेंसिटी, लाइट को पहचान सकते हो, पोलराइड है अनपोलराइड है? एक पोलराइड से पहचान सकते हैं? नहीं पहचान सकते, क्यों? क्योंकि सर इसके आगे पोलराइड लगाऊंगा, उसमें से कुछ आएंगी, ऐसे घुमाऊंगा वही आती रहेंगी, ऐसे घुमाऊंगा नहीं पता चलेगा। लेकिन मैं एक पोलराइड लगाया, उसमें से वर्टिकल वाले आए, दूसरा पोलराइड लगा, जब उसको घुमाऊंगा तब इसकी इंटेंसिटी बदलेगी, है ना, इसकी इंटेंसिटी बदलेगी। अगर इंटेंसिटी नहीं बदल रही है, हाँ भाई जरा बताओ, अगर इंटेंसिटी नहीं बदल रही है, इसको घुमाने पर इंटेंसिटी नहीं बदल रही है, इसका मतलब लाइट अनपोलराइज्ड है ना, लाइट अनपोलराइज्ड है। और अगर उसको घुमाने पर अगर इंटेंसिटी बदल रही है तो लाइट कैसी है, पोलराइज्ड। क्लियर है, नहीं समझे? अगर लाइट पोलराइज्ड होगी तो उसमें सिंगल टाइप के ही कंपोनेंट होंगे, चाहे वो वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो। बात समझ में आ रही है? मान लेते बाहर से एक लाइट आ रही है, एक लाइट ये, एक बाहर से लाइट आ रही है, वो लाइट पोलराइज्ड है ना, पोलराइज्ड है, ठीक है।
अब मैं जब इसके सामने पॉलराइड घुमाऊंगा, है ना, तो इंटेंसिटी आधी तो हो जाएगी लेकिन वो बराबर ही रहेगी, घुमाने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब मैं उसके सामने घुमाऊंगा तो क्योंकि वो ऑलरेडी पोलराइज्ड है लाइट, है ना, पोलराइज्ड लाइट है, तो उसकी सिंगल कंपोनेंट ही है, तो जब मैं उसको घुमाऊंगा, इसके सामने रख के घुमाऊंगा तो क्या होने लगेगा, इंटेंसिटी कम होने लगेगी। तो पहचान सकते हैं, मैं बोलूंगा अगर इंटेंसिटी कम नहीं हो रही है तो लाइट अनपोलराइज्ड है, और इंटेंसिटी चेंज हो रही है तो लाइट पोलराइज्ड है। क्लियर है? ठीक है, अब इंटेंसिटी पे थोड़ा सा काम कर लेते हैं। सुनो, केस नंबर 3, इफ थीटा एट थीटा डिग्री, मतलब कोई एंगल, इफ एंगल इफ एंगल एट थीटा डिग्री, सही है, एंगल कितनी डिग्री पर है, थीटा डिग्री पर। अब सोच के देखते हैं बेटा, यहां रखते हैं, ऐसे रखते हैं, ऐसे, अब सुनो, यहां से इसको मैं ऐसे निकाल दूंगा, ठीक, इसकी पास एक्सिस कुछ ऐसे हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको P1 बोला। लाइट आप खुद से लिख रहे हो, ये बेटी कौन सी है, ये कौन सा लाइट है, ये अनपोलराइज्ड लाइट है, अनपोलराइज्ड लाइट, ठीक है। ये क्या है, पोलरॉइड। यहां से जो निकलेंगे कुछ इसी टाइप के निकलेंगे, ठीक है। मैंने एक और पोलरॉइड लगाया। अब की बार मैंने क्या किया, अब की बार मैंने 90 डिग्री ऐसे लेटाया नहीं और खड़ा भी नहीं करा, कुछ ऐसा रखा है, ठीक है। तो कितना एंगल बना है, कुछ कुछ थीटा डिग्री, इतना, मतलब रियल एक्सिस से थीटा डिग्री एंगल पर है। तो अच्छा, मुझे ये तो पता है इसकी इंटेंसिटी कितनी होती है बेटा, I0। रियल में इंटेंसिटी पे इंपैक्ट नहीं आता है, इंटेंसिटी पे आता है, लेकिन वो इंटेंसिटी की वजह से इंटेंसिटी पे इंपैक्ट नहीं आता है, इंपैक्ट आता है एम्पलीट्यूड की वजह से। हाँ, एंगल चेंज करने पर पहले बदलता है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड बदलने से क्या बदलती है, इंटेंसिटी। एक फॉर्मूला होता है ना, शुरुआत में पढ़ा था, I इक्वल KA स्क्वायर, KA स्क्वायर, है, तो I इक्वल KA स्क्वायर। तो मैं शुरुआत में ये लिखूंगा बेटा, इसकी जो इंटेंसिटी थी मैं लिखूंगा I0 इक्वल KA स्क्वायर। कोई दिक्कत है? नहीं है ना, I0 इक्वल KA स्क्वायर। अच्छा, तो बेटा ये जो इसका जो शुरुआत में जो एम्पलीट्यूड था वो क्या था, एम्पलीट्यूड क्या था, एम्पलीट्यूड यार, एम्पलीट्यूड, ठीक है, वो क्या था, A था, सही है, हाँ A ही रखें। सुनो देखो, अब बाद में क्या हुआ, थीटा डिग्री आने से तो जो A है ना वो A cos थीटा हो जाएगा, एक होता है A sin थीटा, एक A cos थीटा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, A cos थीटा। तो I जो नई वाली है, I डैश, I थीटा करो, अच्छा, देखो जरा गौर से सुनो, तो मैं फॉर्मूला लगा दूं बेटा, I डैश नई इंटेंसिटी के लिए I डैश इक्वल KA स्क्वायर में दूसरा वाला A बोल दूं या ऐसे ही रख दूं, KA स्क्वायर। तो I डैश इक्वल K, एम्पलीट्यूड कितना है, A cos थीटा, A cos थीटा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, सही। डाउट है कुछ नहीं है? तो I डैश जो है वो K स्क्वायर खोलोगे तो A स्क्वायर आएगा और cos स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा बताओ, KA स्क्वायर किसके बराबर था, KA स्क्वायर किसके बराबर था, क्या मैं I0 लिख दूं, तो I डैश इक्वल I0 cos स्क्वायर थीटा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, नोट कर लो, I डैश इक्वल I0 cos स्क्वायर थीटा। यहां इधर निकाल के देखते हैं इसको, I डैश इक्वल I0 cos स्क्वायर थीटा। अब सोच के देखो बेटा, जब हमने 0 डिग्री का मतलब क्या, बिल्कुल सेम रखा, 0 डिग्री मतलब सेम रखा, तो 0 डिग्री अगर थीटा 0 डिग्री रखोगे तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। जब 1 रख दोगे तो I0 ही निकलेगी, अरे शुरुआत में I0 थी और I0 ही निकलेगी, मतलब 0 डिग्री पर सेम निकलेगी, है ना। अब सोच के देखो, मैं 90 डिग्री पे चेक करके लेता हूँ, थीटा इक्वल 90 डिग्री, तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, और 0 मतलब 0, यानी अब जो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, 0। आपको पता है ना, अगर 90 डिग्री घुमा देते हो इंटेंसिटी कितनी हो जाती है,
0। थोड़ी बात क्लियर है? सही है ना? तो कितना कितनी डिग्री घुमाना है उसके हिसाब से फॉर्मूला बना है कि आई डैश इक्वल आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखें जरा क्या बचा हुआ है तुम्हारे में। बस हो गया। यूजेस ऑफ पोलराइड बस छोटा सा पार्ट है। चलो भाई देखो, यूजेस ऑफ पोलराइड। यूजेस ऑफ यूजेस यूजेस ऑफ पोलराइड। और पोलराइड का यूज कहां कहां किया जाता है? हमारे जो ग्लास होते हैं, एंटी ग्लेयर ग्लास आते हैं कुछ। एंटी ग्लेयर ग्लास यानी वो अगर हम ऊपर सूरज की तरफ देखें, ज्यादा चमचमाती हुई चीजों की तरफ देखें तो चमचमाहट जो होती है वो खत्म हो जाती है। चमचमाहट जो होती है वो खत्म हो जाती है, यानी वो जो ज्यादा चमकती हुई चीजें वो ज्यादा चमकती हुई नहीं दिखती हैं। ठीक है, तो क्या किस में लिखते हैं? इन एंटी ग्लेयर ग्लासेस। पहला यूज इन एंटी ग्लेयर ग्लासेस। पहला किस में? एंटी ग्लेयर ग्लासेस में। दूसरा, बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों की आगे एक स्क्रीन होती है जिसको विंड स्क्रीन बोलते हैं। अरे आगे वाली स्क्रीन को क्या बोलते हैं? विंड, हवा रोकने के लिए होती है जनरली वो। ठीक है, वो अलग बात है, तो फैशन में यूज कर लेते हो। ठीक है, तो विंड स्क्रीन, विंड स्क्रीन, विंड स्क्रीन एंड हेडलाइट, हेडलाइट ऑफ, हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स। विंड स्क्रीन एंड हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स। अब गाड़ी की हेडलाइट में, गाड़ी की जो हेडलाइट होती है उसमें भी क्या लगाया जाता है? पोलराइजर। पोलराइजर से क्या होता है, जो सामने वाला जो गाड़ी लेकर आ रहा है उसकी आंखों पे ज्यादा चमचमाहट ना हो, ताकि हमारी गाड़ी जैसे कूद गई थी वैसे गाड़ी ना कूदे। ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, जो अच्छी गाड़ी की क्वालिटी होती है, जो अच्छी गाड़ियां होती है उनमें लगा होता है आगे वाली में, हेडलाइट्स में। ठीक है, दूसरा एक विंड स्क्रीन। अब सुनो, गाड़ी की विंड स्क्रीन है, एक इधर है गाड़ी, एक इसकी स्क्रीन, एक इधर है। ठीक है, दोनों गाड़ियां आ रही हैं। ठीक है अब सुनना ध्यान से, ध्यान से सुनना बेटा। इस तरीके से सेट किया जाता है इसकी विंड स्क्रीन को, इस तरीके से सेट किया जाता है ताकि जैसे सामने से लाइट आ रही है तो इस जगह से 45 डिग्री इधर, जैसे मेरी जो स्क्रीन है वो 45 डिग्री ऐसे होगी और सामने वाले की जो गाड़ी है उसकी 45 डिग्री ऐसे होगी। यानी उसके जो उसमें विंड स्क्रीन में जो पोलराइजर लगा हुआ है वो मेरा 40 डिग्री अगर इधर है तो उसकी गाड़ी का 40 डिग्री इधर होगा। जनरली सब गाड़ियों में राइट हैंड पे लगाया जाता है, राइट हैंड की तरफ लगाया जाता है। 45 डिग्री राइट हैंड की तरफ टिल्ट करके लगाया जाता है। जब सामने वाली गाड़ी आ गई ना तो मेरी का 45 इधर है, तो उधर से जो आ रही होगी उसका राइट इधर होगा। नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, थीटा 90 हो जाता है। अरे 45 मेरा इधर और उसका 45 इधर है ना, तो दोनों अब इससे क्या होगा, इससे क्या होगा? देखो इतनी हाई क्वालिटी की नहीं लगाई जाती है, लेकिन फिर भी इससे क्या होगा कि सामने वाली की जो लाइट आ रही है हमारी आंखों में वो लाइट नहीं आती है, बहुत मिनिमल आती है ना। तो वो जो आंखों को ऐसा उजाला टाइप का भर देती है ना, वैसी वाली लाइट नहीं आती है। ऐसे बोलोगे सर हम तो अंधेरे में गिर जाएंगे, दिखेगी नहीं लाइट। तुम्हारी तो जल रही है ना तुम्हारी भी बंद, तुम्हारी तो जलती है। अरे तुम्हारी लाइट तो जलती है रात में, तो तुम्हारी वाली लाइट से ठीक है, तुम्हारी वाली लाइट से क्या सामने वाली गाड़ी दिखती है ना, वो वाली रोशनी नहीं आनी चाहिए तुम्हारी आंखों में। ठीक है, हाँ ठीक है। तो जो विंड स्क्रीन है, विंड स्क्रीन पे जो स्क्रीन्स होती हैं, जो पोलराइजर होता है उसको 45 डिग्री राइट हैंड पे टिल्ट करके रखा जाता है। पोलराइजर tilt at 90 डिग्री in right side, in right side। ठीक है, राइट साइड में 45 डिग्री, ओ 90 नहीं 45, इधर भी 45 या 90 होगा। 45 डिग्री टिल्ट करके रखा जाता है। बात क्लियर है? ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़े, बस एक ही टॉपिक रह गया, बस विंड स्क्रीन हो गया।
रुक जाओ बेटा। सर दोनों के ट्रैक अलग अलग है ना। रुक जाओ। ट्रैक के भी आपके सामने बीच में डिस्टेंस निकालें। ये मैंने सोचा कास्ट यार ये जो I इक्वल आई नॉट, अब ये थोड़ा सा काटना पड़ेगा यहाँ से। I इक्वल आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। सही है वो, इसको कोई लॉ बोलते हैं, एक बुक में देखना यार, पता नहीं किसका लॉ, मुझे याद नहीं आ रहा है। I इक्वल आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ये जो ड्राइव किया है फॉर्मूला, I इक्वल आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, ये किसी का लॉ है। तो वो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते का बताओ उसका लॉ बताओ, उसका लॉ क्या है, तो वो तीनों तुम्हें तीनों तरीके निकाल के दिखा देना, वहाँ इंटेंसिटी निकालने के फॉर्मूले को बोलते हैं उसका लॉ, ठीक है। हाँ ठीक है, चलो सही है, रुक जाओ। अब रिफ्लेक्शन बताएंगे, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। रह तो एक ही पेज गया है। बताइए सर। क्या चीज, रुक जाओ थोड़ा। ओ भैया तुम्हारे पता नहीं टन 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 पूरे, अभी क्या बजे अंदर, वॉल के अंदर। अच्छा तो वॉल के अंदर ही तो बोला मैंने। हाँ तुम बोलोगे सर वॉल के अंदर नहीं, वॉल के उधर। सही तो नहीं, वॉल के अंदर तो ना जाएगा। चलो ठीक है। चलो भाई ठीक है, सुनो। तो इसका लास्ट टॉपिक रह गया। लास्ट टॉपिक ये है कि अभी मैंने शुरुआत में थोड़ी देर पहले बताया था कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम पॉलराइज्ड लाइट विदाउट पोलरॉइड भी निकाल सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। सुनो तरीका क्या है, मैंने बताया था कि किसी भी सरफेस से अगर टकरा के रिफ्लेक्ट होकर जो भी रे आती हैं वो कैसी होती हैं, पार्शियली हाफ पोलराइड नहीं होती हैं, ठीक है, पार्शियली पोलरॉइड होती हैं, पार्शियली पोलराइज्ड लाइट होती है, ठीक है। सुनो अब पार्शियली पोलराइज्ड को और कोई तरीका है जिसमें हम वो 100% पोलराइज्ड हो जाए, एक तरीका है, और वो इंसिडेंट एंगल पे डिपेंड करता है कि कितना इंसिडेंट एंगल है, उसके हिसाब से ही पोलराइड होता है, ठीक है, पोलराइज्ड है। हटा दो इसको, हटाओ। चलो देखो, तो आप एक जल्दी से एक सरफेस बनाओ, एक सरफेस बनाओ, ठीक है। इस सरफेस के नीचे ऐसा मान लिया है मैंने ग्लास है, ऊपर मैंने एयर माना है। सरफेस किस चीज है? अच्छा सरफेस ग्लास का। हाँ ठीक है। अब सुनो, कोई एक इंसिडेंट रे आई, टकराई सरफेस से, ठीक है, सरफेस से टकराई, और टकराने के बाद आप क्या जानते हैं, आप जानते हैं कि ये रे जब दूसरे मीडियम में जाएगी तो हल्का सा नॉर्मल की तरफ, क्या बेटा, रिफ्रैक्शन। हाँ, रुक जाओ। तो जब किसी सरफेस से कोई रे आकर, इंसिडेंट रे मैंने बोल दिया, इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे, अगर कोई रे इस सरफेस से आगे टकराएगी तो हल्का सा नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, हम जानते हैं इसको रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं ना, रिफ्रैक्टेड रे। लेकिन ऐसा जनरली होता नहीं है। जनरली होता क्या है कि रिफ्रैक्टेड रे तो निकलती है, लेकिन हल्का सा रे इधर भी रिफ्लेक्ट भी हो जाती है। कांच पे मार, उस पे मारना पानी पे, तो पानी पे जब इधर मारोगे तो हल्की सी चमचमाहट उधर भी जाती है ना, वो कांच, वो उसमें अंदर चली तो जाती है लेकिन हल्की सी रिफ्लेक्ट भी हो जाती है रे। तो ये कौन सी रे, पार्शियली रिफ्लेक्टेड रे है, पार्शियली रिफ्लेक्टेड रे, पार्शियली रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, हल्की सी क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब ध्यान से सुनना बेटा, ये जो पार्शियली रिफ्लेक्टेड है ये पार्शियली पोलराइज्ड भी है, पोलराइज्ड, हाँ, पार्शियली मतलब हल्का हल्का इसमें से वो जो चारों तरफ के होते हैं वो थोड़े थोड़े कम हो जाते हैं, लेकिन पार्शियली का मतलब ध्यान सुनो, पार्शियली पोलराइज्ड लाइट है,
पार्शियली पोलराइज्ड का मतलब ऐसा हो सकता है इसमें ऐसे वाले ज़्यादा हों, ऐसे वाले ज़्यादा हों, या फिर ऐसा हो सकता है कि इसमें ये वाले ज़्यादा हों, डॉट 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 डॉट, एक यहाँ पर ऐसा आ गया, फिर डॉट डॉट एक ऐसा आ गया, फिर डॉट डॉट। बात समझ में आ रही है? पार्शियली का मतलब कुछ ऐसे होंगे कुछ वैसे होंगे, है ना। चलो, लेकिन एक साइड में झुकाव ज़्यादा होगा, बराबर बराबर हुए तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो या तो हॉरिजॉन्टल वाले ज़्यादा होंगे या वर्टिकल वाले ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो पार्शियली पोलराइज्ड है, ठीक है। अच्छा, इस पार्शियली पोलराइज्ड को हम घटा और बढ़ा सकते हैं। इस पोलराइजिंग लाइट जो, ये जो पोलराइज्ड लाइट है, इसकी पोलराइजिंग जो कैपेसिटी है, इसको बढ़ा घटा सकते हैं। वो डिपेंड करता है, इट्स डिपेंड्स ऑन इंसिडेंट एंगल। किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन, क्या लिख गया यार, डिपेंड्स, DEPENDS, डिपेंड्स ऑन इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल। अब गौर से सुनना, इस एंगल का नाम है बेटा, इसको IP बोल देते हैं, क्योंकि पोलराइजिंग एंगल है, क्योंकि रिफ्लेक्शन के थ्रू हम पोलराइज्ड करा रहे हैं लाइट को, है ना। तो इसीलिए इस IP को क्या बोलते हैं? बस इंसिडेंट एंगल ही, लेकिन पोलराइजिंग एंगल, पोलराइजिंग एंगल क्या बोलते हैं? पोलराइजिंग एंगल, ठीक है। एक साइंटिस्ट था जिसने इसको डिस्क्राइब किया था, यानी पूरा एक्सप्लेन करके अच्छे से समझाया था, ठीक है। उसका नाम था ब्रेस्टर। इसीलिए IB से भी दिखा देते हैं ब्रेस्टर एंगल, BRES, ब्रेस्टर्स एंगल। ब्रेस्टर्स एंगल क्या होता है? ब्रेस्टर्स एंगल ये होता है कितनी इंसिडेंट रे, लेकिन ये पता है ये कंप्लीटली पोलराइज्ड हो जाएगी अगर रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में अगर 90 डिग्री एंगल हो जाता है। बस समझ में? कहां रिफ्रैक्टेड रे ऐसे है और रिफ्लेक्टेड रे ऐसे, हम ऐसा इंसिडेंट एंगल डालें ताकि ये वाला जो रे है और ये वाली जो रे है आपस में कैसे हो जाए? परपेंडिकुलर हो जाए। क्या हो जाए? परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अगर ये मान लेते हैं कि सर परपेंडिकुलर होगी, हमने पार्शियली इसको पूरी तरीके से कंप्लीटली क्या कर दिया? पोलराइज्ड कर दिया, ठीक है। तो कुछ थोड़ा इसको सीधा कर दूं, इसको टेढ़ा कर लेता हूं थोड़ा सा, है ना। इसको ऐसा कर लेते हैं ताकि दिखे तो कि 90 डिग्री जैसा दिखा यार, उधर को टेढ़ा करना था, उधर को टेढ़ा, ऐसा, ठीक है। अभी ठीक है, अभी ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा लगना चाहिए यार, बस 90 डिग्री, बस समझो, ठीक है। तो ये पार्शियली थी ना, अब हमने इसको कंप्लीटली कर दिया। लेकिन कब होगा ये? जब इंसिडेंट एंगल लिखेंगे, इफ रिफ्रैक्टेड रे, इफ रिफ्रैक्टेड रे एंड रिफ्लेक्टेड रे मेक्स 90 डिग्री, है ना। देन तब कौन सी वाली रे पोलराइज्ड हो जाती है? रिफ्रैक्टेड या रिफ्लेक्टेड? रिफ्लेक्टेड रे। देन रिफ्लेक्टेड रे पोलराइज्ड कंप्लीटली, पोलराइज्ड कंप्लीटली, ठीक है। कंप्लीटली क्या हो जाती है? पोलराइज्ड हो जाती है। आप सोच के देखो बेटा, ये वाला एंगल IP नहीं, कभी कभी IP की जगह IB भी बोल देता है, याद रखना। IP की जगह IB भी बोल देता है, ठीक है। तो ये वो एंगल है, हमने ऐसे एंगल पे डाल दिया जब हमने 90 डिग्री बना दिया, ठीक है। तो इसको IP, अच्छा, और क्या सर? इसका मान लेते हैं एयर से आ रही है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू या n, चॉइस आपके पास। सुनना बेटा, अच्छा एयर से आ रही है, इसमें स्पीड क्या होगा? इसमें स्पीड क्या होगा? इसमें c होगा, इसमें v होगा, ठीक है। उसको साइड रखते हैं। अभी गौर से देखो बेटा, ये वाला एंगल अगर IP है तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये R होता है, रिफ्लेक्टेड एंगल है, रिफ्रैक्टेड एंगल है, एंगल R होगा, सही है, ठीक है। अब सुनना बेटा, अगर ये IP है तो बेटा रिफ्लेक्शन का लॉ ये कहता है कि अगर कोई ले रिफ्लेक्ट हुई है तो सेम एंगल से ही रिफ्लेक्ट होती है। तो अगर ये IP है तो ये वाला कितना होगा? फिर IP ही होगा। ये वाला एंगल दोनों कैसे होते हैं? बराबर, सही है। अब गौर से सुनना बेटा, अगर ये एंगल IP और ये पूरा 90 माइनस IP, ये कितना बचा? 90 माइनस IP। क्या बात सही है? सही है, वेरी गुड बेटा। अब देखना जरा, ये यहां से यहां तक कितना है? 90 माइनस IP। अब यहां से यहां तक कितना है? 90। तो ये कितना बचा फिर?
आईपी होगा ये। आईपी आईपी कितना बचा? हाँ, IP आईपी। है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना बचा बेटा? IP आईपी। सही है। ऐसा हो गया। अब ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा यहाँ से यहाँ तक ये आईपी सही है। अब ये बताओ यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना था? 90 90 और ये आईपी तो ये कितना बचा? 90 माइनस आईपी। 90 माइनस आईपी। शाबाश। इसका मतलब एंगल आर और 90 माइनस आईपी बराबर है। बराबर हो गए। एंगल आर 90 माइनस आईपी बराबर है। तो मैं बाई स्नेल्स लॉ स्नेल्स लॉ क्या था सर? n1 साइन आई इक्वल n2 साइन आर। यही तो था। तो सर n1 किस मीडियम से आ रहा है सर? उसका तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होगा। साइन आई कितना रखें? आईपी आईपी साइन आई पी इक्वल n2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है सर? म्यू। सही है। और साइन आर, क्या मैं साइन आर की जगह 90 माइनस आई पी लिख दूं? क्योंकि सर r इक्वल 90 माइनस आई पी है। सही है। तो क्या मैं 90 माइनस आई पी लिख दूं इसको? तो सर ये साइन, ये तो 1 का तो कोई मतलब नहीं बचा, तो साइन आई पी इक्वल म्यू। ये साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा। क्या होता है? कॉस थीटा। तो कॉस आईपी हो जाएगा। क्या कॉस आईपी को नीचे ले आऊं? तो सर ये हो जाएगा साइन आईपी अपॉन कॉस आईपी इक्वल म्यू। साइन अपॉन कॉस क्या होता है? सेक हाँ? 10 तो 10 आईपी इक्वल क्या हो जाएगा? म्यू। वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब म्यू को 1 कैसे कर दिया? म्यू बेटा एयर से आ रही थी। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? 1 होता है। ठीक है। ये हो गया आपका लेक्चर यहाँ पर खत्म। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हाँ सब्सक्राइब करें, घंटा बजाएं। ठीक है, चलो टेक केयर, ऑल द वे।